नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक्स अनप्लग्ड, जहां हम आपको किताबों, ज्ञान और अनुभवों की उस दुनिया में ले चलते हैं जहां हर शब्द में छिपा है जीवन का रहस्य। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी आयुर्वेदिक यात्रा जो ना केवल शरीर को बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है। आज का विषय है पंचकर्म। आयुर्वेद की वो महान चिकित्सा पद्धति जो हजारों सालों से मानव शरीर को रोग, तनाव और अशुद्धियों से मुक्त करती आई है। थोड़ा गहराई से, क्या आप जानते हैं आपके शरीर में तीन दोष, वात, पित्त और कफ, जब असंतुलित होते हैं तो वे सैकड़ों बीमारियों को जन्म देते हैं। और इन दोषों को जड़ से मिटाने का उपाय आयुर्वेद ने पंचकर्म के रूप में दिया है। इस लंबी और गहन ऑडियो यात्रा में हम जानेंगे पंचकर्म क्या है और क्यों आवश्यक है। पांचों कर्म वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण की रहस्यमयी प्रक्रिया और आधुनिक जीवन में इसके अद्भुत लाभ। तो आइए, आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और चलिए हमारे साथ एक आंतरिक शुद्धि की यात्रा पर। ये है ऑडियो बुक्स अनप्लग्ड प्रस्तुत पंचकर्म, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का विज्ञान। दोस्तों, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो यह केवल दवाइयों, औषधियों या घरेलू नुस्खों की परंपरा नहीं है। यह एक जीवन दर्शन है, एक ऐसी पद्धति जिसने हजारों साल पहले ही ये समझा दिया था कि स्वास्थ्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन, आत्मा और वातावरण का सामंजस्य है। पंचकर्म इसी व्यापक आयुर्वेदिक दर्शन का सबसे परिष्कृत और प्रभावशाली रूप है। लेकिन पंचकर्म को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आयुर्वेद की शुरुआत कैसे हुई, इसे किसने लिखा और यह इतना प्रभावशाली क्यों है। आयुर्वेद की उत्पत्ति। आयुर्वेद की उत्पत्ति भारत की वैदिक परंपरा में हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में चिकित्सा संबंधी मंत्र और सूक्त मिलते हैं। विशेष रूप से अथर्ववेद को आयुर्वेद का स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसमें रोगों और उनके निवारण के उपाय बताए गए हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता और प्रथम शिक्षक माना जाता है। ऋषियों ने कठोर तपस्या और ध्यान के माध्यम से यह ज्ञान प्राप्त किया और शिष्यों को बताया। बाद में यह ज्ञान संहिताओं के रूप में लिखा गया। चरक संहिता और आंतरिक चिकित्सा। चरक संहिता आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे महर्षि अग्निवेश ने लिखा था और बाद में आचार्य चरक ने इसका संपादन किया। इस ग्रंथ में रोगों का निदान, दवाओं का प्रयोग और सबसे महत्वपूर्ण पंचकर्म जैसी शोधन प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन है। चरक संहिता में कहा गया है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए स्वस्थ शरीर सबसे पहला साधन है। सुश्रुत संहिता और शल्य चिकित्सा। दूसरा प्रमुख ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। आचार्य सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। उन्होंने शल्य यानी सर्जरी और शरीर रचना विज्ञान पर अद्भुत कार्य किया। सुश्रुत संहिता में पंचकर्म का उल्लेख है, लेकिन यहां ज्यादा ध्यान शल्य क्रियाओं पर दिया गया है। जोंक द्वारा रक्त मोक्षण यानी लीच थेरेपी का सबसे पहला वर्णन भी इसी ग्रंथ में मिलता है। अष्टांग हृदय और व्यावहारिक आयुर्वेद। आचार्य वाग्भट्ट ने अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह लिखे। इन ग्रंथों ने आयुर्वेद को अधिक व्यवस्थित और व्यावहारिक बनाया। आज भी आयुर्वेद की पढ़ाई करने वाले छात्र इन्हें गहराई से पढ़ते हैं। इन ग्रंथों में 8 अंगों का विवरण मिलता है। काय चिकित्सा यानी इंटरनल मेडिसिन, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, शालाक की चिकित्सा यानी ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, कौमार भृत्य यानी पीडियाट्रिक्स, अगध तंत्र यानी टॉक्सिकोलॉजी, भूत विद्या यानी साइकैट्री, रसायन यानी रिजुविनेशन और वाजीकरण यानी एप्रोडीजियाक थेरेपी। पंचकर्म मुख्यतः काय चिकित्सा और रसायन शाखा से जुड़ा है। पंचकर्म का विकास। प्रारंभिक समय में पंचकर्म का प्रयोग मुख्यतः रोग निवारण के लिए किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल रोगी के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी उपयोगी है। उदाहरण के लिए ऋषिमुनि नियमित रूप से वमन और विरेचन करते थे। राजाओं और योद्धाओं को बस्ती और स्वेदन से शक्ति मिलती थी। साधक और योगी नस्य से मानसिक शांति और ध्यान की गहराई पाते थे। विदेशों में आयुर्वेद और पंचकर्म का प्रसार।
आयुर्वेद केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। तिब्बत में यह सोवा रिगपा पद्धति के रूप में विकसित हुआ। चीन में आयुर्वेद का प्रभाव चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में देखा गया। यूनान में यूनानी चिकित्सा यानी यूनानी मेडिसिन भी कहीं न कहीं आयुर्वेदिक विचारों से प्रेरित थी। आजकल यूरोप और अमेरिका में भी पंचकर्म को डिटॉक्स थेरेपी और रिजुविनेशन थेरेपी के नाम से अपनाया जा रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व। इतिहास गवाह है कि सम्राट अशोक के शासनकाल में आयुर्वेदिक अस्पताल बनाए गए। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में आयुर्वेद पढ़ाया जाता था। मध्यकाल में अरब देशों में यूनानी पद्धति के साथ आयुर्वेद का मिश्रण हुआ। ब्रिटिश काल में आयुर्वेद को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी यह लोक जीवन में जीवित रहा। आज डब्ल्यूएचओ ने भी आयुर्वेद और पंचकर्म को ट्रेडिशनल मेडिसिन की मान्यता दी है। आयुर्वेद का दार्शनिक आधार। आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। इसका दार्शनिक आधार सांख्य दर्शन और वैदिक परंपरा पर टिका है। आयुर्वेद मानता है कि ब्रह्मांड मैक्रोकॉज्म और मानव शरीर माइक्रोकॉज्म में कोई अंतर नहीं है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही मनुष्य में भी है। पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से ही ये जगत और शरीर बना है। इसलिए जब शरीर अस्वस्थ होता है तो इसका अर्थ है कि प्रकृति से असंतुलन हो गया है, और जब पंचकर्म किया जाता है तो शरीर उस प्राकृतिक संतुलन को पुनः प्राप्त करता है। पंचमहाभूत और पंचकर्म का संबंध। आयुर्वेद कहता है कि शरीर 5 महाभूतों से बना है। पृथ्वी अर्थात इंग्लिश में अर्थ, स्थिरता और ठोसपन। जल अर्थात वाटर, तरलता और पोषण। अग्नि अर्थात फायर, पाचन और ऊर्जा। वायु अर्थात एयर, गति और संचार। आकाश अर्थात स्पेस, विस्तार और रिक्त स्थान। पंचकर्म इन्हीं तत्वों को शुद्ध और संतुलित करता है। वमन से जल और कफ का शोधन, विरेचन से अग्नि और पित्त का संतुलन, बस्ती से वायु का नियंत्रण, नस्य से आकाश और मस्तिष्क का संतुलन, रक्त मोक्षण से पृथ्वी और रक्त धातु की शुद्धि। वैदिक ग्रंथों में चिकित्सा का उल्लेख। ऋग्वेद में 67 औषधियों का वर्णन है। अथर्ववेद में रोगों और उनके मंत्रोपचार का विवरण है। उदाहरण के लिए त्वचा रोगों के लिए जड़ी बूटियां, बुखार यानी कि ज्वर के लिए औषधीय पौधे, घाव और चोट के लिए लेप और धूपन। यहीं से आगे चलकर आयुर्वेदिक चिकित्सा का आधार बना। चरक संहिता में पंचकर्म। चरक संहिता में पंचकर्म को शोधन चिकित्सा कहा गया है। चरक के अनुसार यथा अग्निना शुद्धम सुवर्णम दीप्तिमान भवति तथा शोधन कृतम शरीरम दीर्घायुम सुखाय च। अर्थात जैसे अग्नि में तपकर सोना शुद्ध और चमकदार हो जाता है, वैसे ही पंचकर्म से शुद्ध हुआ शरीर लंबी आयु और सुख देता है। चरक ने पंचकर्म को केवल रोग निवारण के लिए नहीं, बल्कि ऋतुचर्या यानी कि सीजनल क्लिंजिंग के रूप में भी बताया है। सुश्रुत संहिता और रक्त मोक्षण। आचार्य सुश्रुत ने पंचकर्म में विशेष रूप से रक्त मोक्षण पर जोर दिया। उन्होंने जोग चिकित्सा यानी कि लीच थेरेपी का विस्तार से वर्णन किया। सुश्रुत के अनुसार दूषित रक्त अनेक त्वचा रोगों का कारण है। रक्त मोक्षण से त्वचा चमकदार और रोग मुक्त होती है। गठिया और सूजन में भी रक्त मोक्षण लाभकारी है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। प्राचीन भारत में पंचकर्म केवल अस्पतालों या चिकित्सालयों में नहीं होता था, बल्कि ये जीवन शैली का एक हिस्सा था। वर्षा ऋतु के बाद और वसंत ऋतु में लोग पंचकर्म करते थे। राजमहलों में पंचकर्म के लिए विशेष कक्ष बनाए जाते थे। साधु और सन्यासी अपने आश्रमों में पंचकर्म करते थे। इसका उद्देश्य था शरीर को मौसम परिवर्तन के लिए तैयार करना, ध्यान और साधना में बाधा न हो, युद्ध और यात्रा के लिए शक्ति प्राप्त करना। मध्यकालीन भारत और पंचकर्म। मध्यकाल में जब विदेशी आक्रमण हुए तब भी आयुर्वेद और पंचकर्म अपनी जगह पर कायम रहा। राजस्थान और गुजरात में आज भी पुराने हकीम और वैद्य परिवार पंचकर्म की परंपरा को निभा रहे हैं। केरल ने पंचकर्म को सबसे व्यवस्थित रूप से संरक्षित किया। वहां आज भी आयुर्वेदिक रिट्रीट और क्लिनिक दुनिया भर में मशहूर है। केरल में काय चिकित्सा और पंचकर्म का अभ्यास इतना गहरा था कि अंग्रेजों के जमाने में भी यहाँ के वैद्य यूरोप तक बुलाए जाते थे। आधुनिक योग और पंचकर्म। आज की दुनिया में पंचकर्म ने एक नया रूप ले लिया है। यूरोप और अमेरिका में इसे डिटॉक्स प्रोग्राम कहा जाता है। स्पा और वेलनेस सेंटर पंचकर्म को रिजुविनेशन थेरेपी के रूप में पेश कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने 2019 में एक रिपोर्ट में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने की घोषणा की, जिसमें आयुर्वेद भी शामिल है। पंचकर्म क्यों आज भी प्रासंगिक है? क्योंकि आज का जीवन असंतुलित है।
फास्ट फूड, नींद की कमी, तनाव, प्रदूषण। क्योंकि आधुनिक चिकित्सा केवल लक्षणों पर काम करती है, जड़ पर नहीं। क्योंकि शरीर को समय समय पर डिटॉक्स की जरूरत होती है। क्योंकि ये प्राकृतिक और दुष्प्रभाव रहित पद्धति है। दोस्तों, ये था आयुर्वेद का दार्शनिक आधार और पंचकर्म की ऐतिहासिक प्रासंगिकता। आगे हम और गहराई में देखेंगे प्राचीन ग्रंथों में पंचकर्म के श्लोक और उद्धरण, ऋतुचर्या और पंचकर्म का संबंध और वैश्विक स्तर पर इसका आधुनिक महत्व। क्योंकि आधुनिक चिकित्सा केवल लक्षणों पर काम करती है, जड़ पर नहीं। क्योंकि शरीर को समय समय पर डिटॉक्स की जरूरत होती है। क्योंकि यह प्राकृतिक और दुष्प्रभाव रहित पद्धति है। दोस्तों, यह था आयुर्वेद का दार्शनिक आधार और पंचकर्म की ऐतिहासिक प्रासंगिकता। आगे हम और गहराई में देखेंगे प्राचीन ग्रंथों में पंचकर्म के श्लोक और उद्धरण, ऋतुचर्या और पंचकर्म का संबंध और वैश्विक स्तर पर इसका आधुनिक महत्व। प्राचीन ग्रंथों में पंचकर्म के श्लोक और उद्धरण। आयुर्वेदिक संहिताओं में पंचकर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कुछ प्रमुख श्लोक देखें। चरक संहिता, सूत्र स्थान, अध्याय 16। शोधनम नाम दोषाणाम शुद्धिरव्यभिचारिणी, अर्थात शोधन यानी पंचकर्म दोषों को ऐसी तरह से शुद्ध करता है कि वे दोबारा जल्दी इकट्ठे न हों। सुश्रुत संहिता, चिकित्सा स्थान, अध्याय 33। रक्तम मोक्षणम श्रेष्ठम पित्तजेषु विशेषतः, अर्थात पित्तजन्य रोगों में रक्तमोक्षण अत्यंत प्रभावी है। अष्टांग हृदय, सूत्र स्थान, अध्याय 13। ऋतु व्यतिक्रमे दोषाः प्रकुप्यन्ति यथाक्रमम् तेषां प्रशमनार्थाय शोधनम काल योगतः, अर्थात ऋतु परिवर्तन के समय दोष असंतुलित हो जाते हैं, उनके शमन और शुद्धि के लिए समयानुसार पंचकर्म करना चाहिए। ऋतुचर्या और पंचकर्म का संबंध। आयुर्वेद कहता है कि हर ऋतु में शरीर पर अलग अलग प्रकार का दबाव पड़ता है। इसलिए पंचकर्म केवल बीमार होने पर ही नहीं बल्कि ऋतु परिवर्तन के समय भी किया जाता था। उदाहरण, ग्रीष्म ऋतु गर्मी, पित्त बढ़ता है, विरेचन करना लाभकारी। वर्षा ऋतु वात बढ़ता है, बस्ती और स्वेदन की आवश्यकता। शरद ऋतु पतझड़, पित्त बढ़ता है, विरेचन और रक्तमोक्षण। हेमंत या शिशिर यानी सर्दी, कफ और वात दोनों बढ़ते हैं तो वमन और बस्ती। वसंत ऋतु कफ का प्रकोप तो वमन अनिवार्य। यही कारण है कि पंचकर्म को केवल उपचार नहीं बल्कि निवारण यानी प्रिवेंशन के लिए भी आवश्यक माना गया। पंचकर्म और समाज में इसका स्थान। प्राचीन भारत में पंचकर्म केवल वैद्य और रोगी के बीच की प्रक्रिया नहीं थी, ये सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा थी। घरों में हर वर्ष वसंत ऋतु में वमन और विरेचन किया जाता था। परिवार के बुजुर्ग बच्चों और युवाओं को पंचकर्म कराते थे ताकि वे स्वस्थ और ऊर्जावान रहें। मंदिरों और आश्रमों में पंचकर्म कक्ष बने रहते थे। विवाह या संतानोत्पत्ति से पहले दंपत्ति पंचकर्म करते थे ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो। पंचकर्म और साधना। योगियों और साधुओं के लिए पंचकर्म केवल स्वास्थ्य साधन नहीं था बल्कि यह साधना का हिस्सा था। नस्य से मस्तिष्क और नाड़ियों की शुद्धि, वमन और विरेचन से शरीर हल्का और ध्यान में स्थिरता, बस्ती से प्राणवायु का संतुलन। ऋषियों का मानना था कि शुद्ध शरीर ही शुद्ध मन और शुद्ध ध्यान का आधार है। वैश्विक स्तर पर आधुनिक महत्व। आज पंचकर्म का महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका और यूरोप में लोग पंचकर्मा डिटॉक्स प्रोग्राम के लिए भारत और श्रीलंका आते हैं। केरल और हिमाचल में बने आयुर्वेदिक रिसॉर्ट्स में विदेशी पर्यटक महीनों तक रहकर पंचकर्म कराते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और WHO जैसी संस्थाओं ने पंचकर्म और आयुर्वेद पर रिसर्च की है। आधुनिक विज्ञान भी अब मानने लगा है कि पंचकर्म शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है। यह मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी को बेहतर करता है। यह क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन में सहायक है। आधुनिक लाइफस्टाइल और पंचकर्म की आवश्यकता। आज के दौर में प्रदूषण, फेफड़ों और त्वचा पर असर, प्रोसेस्ड फूड, पाचन और अग्नि को कमजोर, तनाव और स्क्रीन लाइफ, मानसिक असंतुलन, नींद की कमी, प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट। ऐसे में पंचकर्म एक नेचुरल रीसेट बटन की तरह काम करता है।
यह शरीर को दोबारा शुद्ध और संतुलित बनाता है। सारांश: हमने देखा आयुर्वेद की उत्पत्ति और विकास, चरक, सुश्रुत और वाग्भट की योगदान, पंचकर्म का दार्शनिक और ऐतिहासिक आधार, समाज और संस्कृति में इसकी भूमिका और आधुनिक युग में इसकी प्रासंगिकता। अब आगे हम गहराई से उतरेंगे, आयुर्वेद की नींव, त्रिदोष, धातु, मल और अग्नि का विस्तृत विश्लेषण, और हम दोषों के लक्षण, असंतुलन के कारण और पंचकर्म से उनके शमन की प्रक्रिया को बारीकी से देखेंगे। आयुर्वेद की नींव, त्रिदोष, धातु, मल और अग्नि। प्रस्तावना: आयुर्वेद का पूरा ढांचा 4 बुनियादी स्तंभों पर टिका है: त्रिदोष, धातु, मल और अग्नि। पंचकर्म इन्हीं चारों को शुद्ध और संतुलित करने का साधन है, इसलिए इन्हें विस्तार से समझना आवश्यक है। त्रिदोष सिद्धांत: जीवन का संतुलन। आयुर्वेद के अनुसार दोष शरीर के नियंत्रण तंत्र हैं। वे केवल जैविक पदार्थ नहीं हैं, बल्कि फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं। हर व्यक्ति का शरीर, मन और स्वभाव, उसकी प्रकृति इन दोषों के अनुपात से तय होता है। 1. वात दोष। मूल तत्व: वायु प्लस आकाश। कार्य: गति, संचार, श्वसन, स्नायु और उत्साह। गुण: शुष्क, ड्राई, शीतल, कोल्ड, लघु, लाइट, चल, मोबाइल, सूक्ष्म, सटल। स्थान: बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, कान, अस्थि, बोन्स, स्नायु, नर्वस सिस्टम। संतुलित अवस्था में रचनात्मकता, फुर्ती, उत्साह, संचार की शक्ति। असंतुलित अवस्था में गैस, कब्ज, जोड़ों का दर्द, चिंता, डर, अनिद्रा, त्वचा का रूखापन, कमजोरी। पंचकर्म में वात असंतुलन के लिए बस्ती चिकित्सा सर्वोत्तम मानी गई है। पित्त दोष। मूल तत्व: अग्नि प्लस जल। कार्य: पाचन, दृष्टि, बुद्धि, शरीर का तापमान। गुण: उष्ण, हॉट, तीक्ष्ण, शार्प, सर, फ्लोइंग, लघु, लाइट। स्थान: छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, यकृत, लीवर, नेत्र, आइज, रक्त, ब्लड। संतुलित अवस्था में पाचन शक्ति प्रबल, तेज बुद्धि, साहस। असंतुलित अवस्था में एसिडिटी, अल्सर, दस्त, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, त्वचा पर दाने, झाइयां, झाइयों को फ्रेकल्स कह सकते हैं। पंचकर्म में पित्त असंतुलन के लिए विरेचन चिकित्सा प्रमुख है। कफ दोष। मूल तत्व: पृथ्वी प्लस जल। कार्य: स्थिरता, संरचना, पोषण, चिकनाई। गुण: गुरु, हैवी, शीतल, कोल्ड, स्थिर, स्टेबल, स्निग्ध, ऑयली, मंद, स्लो। स्थान: फेफड़े, लंग्स, सिर और गला, पेट का ऊपरी हिस्सा, जोड़ और वसा तक। संतुलित अवस्था में सहन शक्ति, शांति, प्रेम, दया। असंतुलित अवस्था में मोटापा, बलगम, दमा, सुस्ती, नींद ज्यादा आना, मधुमेह, उच्च रक्तचाप। पंचकर्म में कफ असंतुलन के लिए वमन चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ है। त्रिदोष और प्रकृति, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। हर व्यक्ति की जन्म से एक प्रकृति होती है, यह उसके दोषों के अनुपात से तय होती है। वात प्रकृति: दुबला पतला शरीर, ठंडी त्वचा, तेज दिमाग लेकिन जल्दी थकावट, नींद हल्की। पित्त प्रकृति: मध्यम शरीर, तेज पाचन, गुस्सेल और महत्वाकांक्षी, त्वचा पर दाने जल्दी होते हैं। कफ प्रकृति: भारी शरीर, धीमा मेटाबॉलिज्म, शांत धैर्यवान स्वभाव, लंबी नींद और मजबूत रोग प्रतिरोधक शक्ति। पंचकर्म हर प्रकृति के अनुसार अलग अलग लाभ देता है। अभी हमने सिर्फ त्रिदोष को विस्तार से देखा है। आगे हम देखेंगे धातु का गहरा विश्लेषण, कैसे 7 धातुएं शरीर को आधार देती हैं, धातु विकार और पंचकर्म का संबंध। धातु, शरीर की आधारशिला। आयुर्वेद में धातु का अर्थ है वे ऊतक शरीर का निर्माण करते हैं और जीवन क्रियाओं को बनाए रखते हैं। संस्कृत में कहा गया है धार्यते इति धातवः, अर्थात जो शरीर को धारण करते हैं वे धातु कहलाते हैं। कुल 7 धातु मानी गई हैं। रस धातु, भोजन के रस से बनने वाली पहली धातु। कार्य, पोषण पहुंचाना, तृप्ति, स्निग्धता। विकार,
एनीमिया, कमजोरी, त्वचा का रूखापन। पंचकर्म विरेचन और वमन से शुद्धि। रक्त धातु रस से उत्पन्न। कार्य जीवन शक्ति, वर्ण, उत्साह। विकार त्वचा रोग, पित्त विकार, रक्त दोष। पंचकर्म में रक्त मोक्षण विशेष रूप से प्रभावी। मांस धातु रक्त से निर्मित। कार्य अंगों को आकार और बल। विकार स्नायु रोग, फोड़े, गांठ। पंचकर्म बस्ती और स्वेदन चिकित्सा लाभकारी। मेद धातु मांस से निर्मित। कार्य शरीर में स्निग्धता, स्थिरता। विकार मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग। पंचकर्म वमन और विरेचन मुख्य। अस्थि धातु मेद से निर्मित। कार्य शरीर को आधार, संरचना। विकार हड्डियों की कमजोरी, दांत रोग। पंचकर्म बस्ती चिकित्सा। मज्जा धातु बोन मैरो एंड नर्वस टिश्यू, अस्थि से निर्मित। कार्य बल, स्मृति, स्नायु शक्ति। विकार मानसिक रोग, तंत्रिका विकार। पंचकर्म नस्य और बस्ती। शुक्र धातु रिप्रोडक्टिव टिश्यू, मज्जा से निर्मित। कार्य प्रजनन, ओज, जीवन ऊर्जा। विकार बांझपन, वीर्य दोष, कमजोरी। पंचकर्म बस्तियों, शोधन कर्म। मल अपशिष्ट भी जरूरी है। मल को केवल अपशिष्ट ना समझें। आयुर्वेद कहता है कि मल का संतुलन भी स्वास्थ्य के लिए उतना ही आवश्यक है। मुख्य 3 मल मूत्र, पुरुष, स्वेद। जब मल का निष्कासन संतुलित ना हो तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। मूत्र विकार किडनी समस्या, मूत्र संक्रमण। पुरुष विकार कब्ज, गैस, पाचन रोग। स्वेद विकार त्वचा रोग, असहजता, बुखार। पंचकर्म विरेचन, बस्ती और स्वेदन इन मल विकारों को सुधारता है। अग्नि पाचन और जीवन का केंद्र। आयुर्वेद कहता है अग्निर्देहे सर्वेषां धातूनां जीवनम परम, अर्थात अग्नि ही शरीर का आधार है। अग्नि के प्रकार जठराग्नि डाइजेस्टिव फायर, भोजन पचाता है। धात्वाग्नि टिश्यू मेटाबॉलिज्म, सातों धातुओं को पोषण देता है। भौताग्नि एलिमेंटल फायर, पंच महाभूतों के स्तर पर परिवर्तन करता है। अग्नि की स्थिति समाग्नि संतुलित, बराबर स्वास्थ्य। मंदाग्नि धीमी पाचन, बराबर मोटापा, कब्ज। तीक्ष्णाग्नि तेज पाचन, बराबर दस्त, जलन। विषमाग्नि अनियमित, बराबर गैस, अपच। पंचकर्म अग्नि को संतुलित करता है। वमन कफ से बनी मंदाग्नि सुधरती है। विरेचन पित्तजन्य तीक्ष्णाग्नि संतुलित होती है। बस्ती वातजन्य विषमाग्नि नियंत्रित होती है। सारांश अब तक हमने देखा 7 धातुओं का विस्तार पूर्वक विश्लेषण, मल का महत्व और उसका संतुलन, अग्नि की भूमिका और उसके विकार, और कैसे पंचकर्म इन सबको संतुलित करता है। आगे हम गहराई से देखेंगे दोष, धातु, मल और अग्नि के आपसी संबंध, रोग उत्पत्ति की प्रक्रिया और पंचकर्म कैसे इस रोग चक्र को तोड़ता है। दोष, धातु, मल और अग्नि, 4 स्तंभ। आयुर्वेद कहता है कि शरीर को संतुलित रखने के लिए चारों का सामंजस्य आवश्यक है। यदि इनमें से कोई भी गड़बड़ाए तो पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। दोष, वात, पित्त और कफ, शरीर के नियामक सिद्धांत। धातु, शरीर का निर्माण और पोषण। मल, शरीर की सफाई और अपशिष्ट का निष्कासन। अग्नि, मेटाबॉलिज्म, भोजन और पोषण का मूल स्रोत। चारों को मिलाकर यह एक चक्र यानी साइकिल बनता है। रोग उत्पत्ति की प्रक्रिया, संप्राप्ति। आयुर्वेद में रोग बनने की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। संचय यानी दोष अपने स्थान पर बढ़ने लगते हैं, जैसे कफ दोष, सर्दी जुकाम की शुरुआत। प्रकोप, दोष अपनी सीमा से ज्यादा बढ़ते हैं। पित्त बढ़कर जलन, एसिडिटी। प्रसार, दोष अपने स्थान से बाहर निकलकर फैलने लगते हैं। वात बढ़कर जोड़ों में दर्द। स्थान संश्रय, दोष किसी कमजोर धातु या अंग में ठहर जाते हैं। कमजोर पेट में पित्त जाकर अल्सर। व्यक्ति, रोग के स्पष्ट लक्षण दिखने लगते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, आर्थराइटिस आदि। भेद, रोग गंभीर और जटिल हो जाता है, अल्सर से कैंसर। यही संप्राप्ति पंचकर्म रोकता है।
पंचकर्म रोग चक्र को कैसे तोड़ता है? वमन दोष के संचय और प्रकोप को निकाल देता है। विरेचन प्रसारित पित्त को साफ करता है। बस्ती वात के स्थान संचय को रोकता है। नस्य सिर और मस्तिष्क के विकारों को दूर करता है। रक्तमोक्षण दूषित रक्त और उसके प्रभाव को समाप्त करता है। इस तरह पंचकर्म रोग को जड़ से खत्म करता है, न कि केवल लक्षण दबाता है। दोष और धातु का संबंध। यदि दोष बढ़ें तो धातु कमजोर होती है। यदि धातु असंतुलित तो दोष भड़कते हैं। उदाहरण: पित्त बढ़ने से रक्त धातु दूषित, त्वचा रोग। वात बढ़ने से अस्थि और मज्जा कमजोर, गठिया, नसों का दर्द। कफ बढ़ने से मेद धातु अधिक, मोटापा, मधुमेह। मल और दोष का संबंध। वात प्लस पुरुष, कब्ज और गैस। पित्त प्लस मूत्र, पेशाब में जलन, पीलिया। कफ प्लस स्वेद, अत्यधिक पसीना, त्वचा रोग। पंचकर्म इन दोषों और मल को संतुलित करता है। अग्नि और रोग। आयुर्वेद कहता है कि रोगाः सर्वे अपि मंदाग्न्यो। सभी रोगों का मूल कारण अग्नि की गड़बड़ी है। यदि अग्नि सही हो तो दोष संतुलित रहते हैं। यदि अग्नि बिगड़ी तो पाचन गड़बड़, धातु कमजोर। धातु कमजोर तो दोष भड़कते हैं। दोष भड़के तो मल अवरुद्ध। पंचकर्म इस अग्नि को रीसेट करता है। सारांश: अब तक हमने देखा त्रिदोष और उनके लक्षण, धातु और उनके विकार, मल का महत्व, अग्नि की भूमिका और चारों का आपसी संबंध और रोग की उत्पत्ति। पंचकर्म इन्हीं चारों को शुद्ध और संतुलित करने की प्रक्रिया है। अगले हम विस्तार से देखेंगे पूर्व कर्म यानी प्रिपरेशन स्टेज, स्नेहन, स्वेदन, आहार नियम, मानसिक तैयारी। ये क्यों जरूरी है और कैसे किया जाता है? प्रस्तावना: पूर्व कर्म क्यों जरूरी है? पंचकर्म कोई साधारण उपचार नहीं है। ये शरीर के गहराई तक जमे हुए आम यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। लेकिन यदि सीधे ही वमन, विरेचन, बस्ती आदि शुरू कर दिए जाएं, तो शरीर तैयार ना होने के कारण रोगी को कष्ट हो सकता है। दोष अधूरे रूप में ही बाहर निकलेंगे या उल्टा परिणाम हो सकता है। इसलिए पहले शरीर को पूर्व कर्म यानी प्रिपरेटरी स्टेज से गुजारा जाता है। पूर्व कर्म 3 मुख्य चरणों में होता है: स्नेहन यानी ओलिएशन थेरेपी, स्वेदन यानी सूडेशन थेरेपी, आहार और मानसिक तैयारी। 1. स्नेहन यानी ओलिएशन थेरेपी। स्नेह का अर्थ है तेल, घी या स्निग्ध द्रव्य। स्नेहन 2 प्रकार का होता है: आभ्यंतर स्नेहन यानी इंटरनल ओलिएशन, घी, तेल आदि का सेवन। बाह्य स्नेहन यानी एक्सटर्नल ओलिएशन, शरीर पर मालिश। आभ्यंतर स्नेहन रोगी को धीरे धीरे बढ़ती मात्रा में घृत यानी गाय का घी, तेल या औषधीय घृत दिया जाता है। ये जठराग्नि को उत्तेजित करता है, दोषों को भीतर से ढीला करके चलित बनाता है ताकि वे बाद में आसानी से बाहर आ सकें। बाह्य स्नेहन अभ्यंग यानी ऑयल मसाज के रूप में किया जाता है। इससे दोष नरम और गतिशील होते हैं, त्वचा के रोमकूप खुलते हैं। स्नेहन के प्रमुख लाभ: त्वचा मुलायम और चमकदार, मानसिक शांति, स्नायु और हड्डियों को पोषण, दोषों को बाहर निकालने की तैयारी। 2. स्वेदन यानी सुडेशन थेरेपी। स्वेद का अर्थ है पसीना। स्वेदन का उद्देश्य है शरीर को गर्म करके पसीना निकालना और दोषों को और ढीला करना। प्रकार: नाड़ी स्वेद यानी स्टीम थेरेपी, पाइप से औषधीय भाप देना। पिंड स्वेद, औषधीय पोटली से शरीर को सेकना। स्नान स्वेद, गर्म पानी या औषधीय स्नान। बस्प स्वेद, पूरे शरीर को भाप कक्ष में बैठाना। लाभ: वात और कफ से उत्पन्न कठोरता दूर होती है, रोमकूप खुलते हैं, शरीर हल्का और लचीला बनता है, दोष बाहर की ओर गमन करते हैं। 3. आहार और मानसिक तैयारी। पंचकर्म से पहले रोगी को विशेष आहार विहार दिए जाते हैं। आहार: हल्का सुपाच्य भोजन, खिचड़ी, मूंग दाल। अधिक तेल मसाले वाले भोजन से परहेज। धीरे धीरे घी और औषधीय रसों का सेवन। मानसिक तैयारी: रोगी को समझाया जाता है कि पंचकर्म कठिन हो सकता है, लेकिन ये शुद्धिकरण है। ध्यान, प्राणायाम और शांति का अभ्यास कराया जाता है। रोगी को सकारात्मक मनोभाव में लाया जाता है। कारण: यदि रोगी मानसिक रूप से तैयार ना हो तो प्रक्रिया के दौरान भय, चिंता या असहजता बढ़ सकती है। सारांश: अब तक हमने देखा क्यों पूर्व कर्म आवश्यक है,
स्नेहन की प्रक्रिया और लाभ, स्वेदन की प्रक्रिया और लाभ, आहार और मानसिक तैयारी की भूमिका। आगे हम गहराई से देखेंगे पूर्व कर्म की अवधि कितनी होनी चाहिए, रोग और प्रकृति के अनुसार स्नेहन स्वेदन का अंतर, और कैसे ये प्रक्रिया दोषों को पंचकर्म के लिए तैयार करती है। पूर्व कर्म की अवधि। आयुर्वेद में पूर्व कर्म की अवधि रोगी की प्रकृति, रोग और शक्ति पर निर्भर करती है। सामान्य रोगी 3 से 7 दिन, गंभीर दोष संचित रोगी 7 से 14 दिन, कमजोर या वृद्ध रोगी 3 दिन तक सीमित। चरक संहिता में कहा गया है, सप्ताहम स्निग्धम अभ्यर्च्य दोषाः प्रशम्यान्ति, अर्थात 7 दिन का स्निग्धीकरण दोषों को शमन की ओर ले जाता है। स्नेहन की विविधता। 1. आभ्यंतर स्नेहन। रोगी को रोज सुबह खाली पेट घृत या तेल की मात्रा दी जाती है। पहले दिन 25 से 30 ml से शुरू करके धीरे धीरे 100 से 150 ml तक। औषधीय घृत जैसे त्रिफला घृत, महामंजिष्ठादि घृत। 2. बाह्य स्नेहन। अभ्यंग, पूरे शरीर पर तेल मालिश, शिरोधारा, औषधीय तेल का निरंतर प्रवाह सिर पर। पादाभ्यंग, पैरों की विशेष मालिश। रोग और प्रकृति अनुसार चयन। वात प्रकृति तिल तेल, दशमूल तेल। पित्त प्रकृति घृत, नारियल तेल। कफ प्रकृति सरसों तेल, त्रिकटु तेल। स्वेदन की विविधता। 1. स्थानीय स्वेदन, केवल किसी एक अंग पर, जैसे घुटनों पर पोटली स्वेदन। 2. सामान्य स्वेदन, पूरे शरीर को भाप कक्ष में बिठाना, औषधीय काढ़े की भाप। 3. विशिष्ट स्वेदन, नाड़ी स्वेद, पाइप से औषधीय भाप, पिंड स्वेद, औषधीय पोटलियां, बस्प स्वेद, स्टीम बॉक्स। रोग अनुसार चयन। वात विकार, नाड़ी स्वेद और पिंड स्वेद। कफ विकार, बस्प स्वेद। पित्त विकार, हल्की शीतल औषधीय भाप। आहार नियमों की गहराई। पूर्व कर्म के दौरान आहार को धीरे धीरे लघु और स्निग्ध बनाया जाता है। पहले दिन खिचड़ी, मूंग दाल का सूप, दूसरे दिन घी मिला हुआ दलिया, तीसरे दिन औषधीय घृत की बढ़ी हुई मात्रा। क्यों? ताकि अग्नि यानी पाचन शक्ति मजबूत रहे, भारी भोजन से दोष गहराई में न दबें। घी और स्निग्ध आहार दोषों को ढीला करते हैं। मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी। पंचकर्म केवल शारीरिक नहीं है, यह मानसिक शुद्धि भी है। इसलिए रोगी को ध्यान और प्राणायाम कराए जाते हैं, सकारात्मक बातें बताई जाती हैं, भय और चिंता दूर की जाती है। यह विश्वास दिलाया जाता है, यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन इसका फल है नया जीवन। पूर्व कर्म का अंतिम उद्देश्य। दोषों को गहन स्थान धातु से खींचकर अमाशय यानी पेट तक लाना, ताकि मुख्य पंचकर्म के दौरान वे आसानी से बाहर निकल सकें। यही कारण है कि स्नेहन और स्वेदन को मुख्य शोधन की तैयारी कहा गया है। सारांश। अब तक हमने समझा पूर्व कर्म की अवधि और उसकी लचीलापन, रोग और प्रकृति अनुसार स्नेहन स्वेदन का चयन, आहार और मानसिक तैयारी की गहराई, और पूर्व कर्म का मुख्य उद्देश्य दोषों को बाहर निकालने के लिए तैयार करना। आगे हम विस्तार से देखेंगे पूर्व कर्म के बाद रोगी में कौन से लक्षण दिखते हैं, गलत पूर्व कर्म करने से क्या हानि हो सकती है, और सही पूर्व कर्म कैसे पंचकर्म की सफलता तय करता है। पूर्व कर्म यानी प्रिपरेशन स्टेज। स्निग्धता की पहचान, गलतियां और सफलता। स्निग्धता की पहचान, साइंस ऑफ प्रॉपर ओलिएशन। आयुर्वेद में स्पष्ट बताया गया है कि यदि स्नेहन सही हुआ है तो रोगी में कुछ विशेष लक्षण दिखते हैं। त्वचा चमकदार और मुलायम, शुष्कता का लोप। नेत्र हल्की चमक, स्वच्छता। मलमूत्र का सहज और स्निग्ध निष्कासन। भोजन भूख थोड़ी कम हो सकती है, घी पचने के बाद हल्की भूख लौटती है। मानसिक दशा शांति, हल्कापन, निद्रा में सुधार। चरक संहिता कहती है, स्निग्ध लक्षणम लघुत्वम स्वप्न सुखम त्वग विशुद्धता, अर्थात स्नेहन के बाद शरीर हल्का होता है, नींद सुखद होती है और त्वचा शुद्ध दिखती है। यदि स्नेहन अधूरा रहे, इम्प्रॉपर ओलिएशन, त्वचा अभी भी शुष्क, मल का निष्कासन कठोर, शरीर में भारीपन, मन में चिड़चिड़ापन, ऐसे रोगी को सीधे शोधन करने से लाभ नहीं मिलेगा। अत्यधिक स्नेहन, ओवर ओलिएशन,
अगर बहुत अधिक घृत या तेल दिया जाए तो लक्षण मतली और उल्टी, दस्त, अत्यधिक नींद और आलस्य, सिर भारी होना। ऐसे में तुरंत लघु आहार और हल्का स्वेदन कराया जाता है। स्वेदन के लक्षण: यदि स्वेदन सही हुआ है तो शरीर हल्का, रोमक कोप खुले, पसीना सहज निकले, दर्द और जकड़न कम हो। यदि स्वेदन अधिक हो जाए तो सिर घूमना, कमजोरी, जलन और प्यास। पूर्व कर्म की गलतियां: सही प्रकृति अनुसार तेल ना चुनना। वात में तेल, पित्त में घृत, कफ में सरसों तेल देना चाहिए। रोगी को भारी भोजन कराना, इससे दोष भीतर दब जाते हैं। मानसिक तैयारी ना करना, रोगी बीच में प्रक्रिया छोड़ सकता है। अत्यधिक या अपर्याप्त स्नेहन। अधूरा शोधन, अधूरा, अधिक, शरीर कमजोर। पूर्व कर्म की सफलता कैसे तय होती है? यदि रोगी में ये लक्षण दिखें: त्वचा चमकदार, पसीना सहज, मलमूत्र का नियमित निष्कासन, शरीर हल्का, मन शांत, तो समझिए कि रोगी मुख्य पंचकर्म के लिए पूरी तरह तैयार है। सारांश: अभी हमने सीखा पूर्व कर्म क्यों आवश्यक है, स्नेहन और स्वेदन की प्रक्रिया, आहार और मानसिक तैयारी, स्निग्धता और स्वेदन के लक्षण, गलतियों और सावधानियों की सूची। अब रोगी तैयार है मुख्य पंचकर्म के लिए। आगे हम शुरू करेंगे वमन यानी थेरेपेटिक एमेसिस का विस्तृत वर्णन। वमन का उद्देश्य, तैयारी और प्रक्रिया, किन रोगों में लाभकारी है, औषधियां और नियम, और इसके बाद होने वाले लक्षण। वमन कर्म, थेरेप्यूटिक एमेसिस, परिचय और उद्देश्य। वमन क्या है? वमन पंचकर्म का पहला और सबसे प्रमुख शोधन उपाय है। इसका अर्थ है औषधियों के प्रयोग से दोषों को ऊपर की ओर निकालना, थेरेप्यूटिक एमेसिस। इसका मुख्य उद्देश्य है कफ दोष का शोधन। लेकिन आवश्यकतानुसार पित्त और अन्य दोष भी आंशिक रूप से निकलते हैं। वमन का मूल सिद्धांत: आयुर्वेद कहता है ऊर्ध्वगम कफम पित्तम च वमनम निष्कासयेत, अर्थात जो दोष ऊपर की दिशा में जमा हो, मुख्यतः कफ और पित्त, उन्हें वमन से बाहर निकाला जाए। सामान्य उल्टी और वमन में अंतर। सामान्य उल्टी रोग का लक्षण है। वमन चिकित्सकीय रूप से नियंत्रित प्रक्रिया है, योग्य आचार्य द्वारा, औषधियों के माध्यम से, निश्चित समय और नियम से। वमन का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वमन कर्म: कफ दोष का शोधन, श्वसन तंत्र, गले और फेफड़ों में जमा कफ को बाहर निकालना, रोगों का शमन, कफज रोग जैसे अस्थमा, सर्दी जुकाम, कफज खांसी, साइनोसाइटिस, मोटापा, पित्तज रोग जैसे त्वचा रोग, एलर्जी, पित्त विकार जैसे अम्ल पित्त, मानसिक रोग, अधिक चिंता, अवसाद, मानसिक जड़ता। वमन करने से शरीर की शुद्धि होती है। आम यानी कि टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकलते हैं, अग्नि पुनः जागृत होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ती है। जब दोष शुद्ध होते हैं तो धातुएं पोषित होती हैं, शरीर और मन संतुलित रहते हैं। वमन की उपयोगिता किन रोगों में है? दमा, सर्दी जुकाम, कफज खांसी, साइनोसाइटिस, मोटापा, अधिक नींद और आलस्य, पित्तज प्रबल रोगों में जैसे त्वचा रोग, एलर्जी, पित्त विकार, मानसिक रोगों में जैसे अधिक चिंता, अवसाद, मानसिक जड़ता। कौन रोगी वमन कर सकता है? जिनमें कफ दोष बढ़ा हुआ हो, जिन्हें बार बार गले, फेफड़ों या सर्दी जुकाम की समस्या हो, मोटापा, त्वचा रोग या एलर्जी वाले, जिनमें भारीपन और आलस्य हो। किसे वमन नहीं करना चाहिए? आयुर्वेद में स्पष्ट है कि वमन सबके लिए नहीं है। बहुत छोटे बच्चे, बहुत वृद्ध लोग, गर्भवती स्त्रियां, अत्यधिक दुर्बल या कमजोर, जिनमें हृदय रोग या उच्च रक्तचाप गंभीर हो। सारांश: अब तक हमने समझा वमन क्या है और सामान्य उल्टी से ये कैसे भिन्न है, इसका उद्देश्य और महत्व, किन रोगों में लाभकारी है, किन लोगों को यह नहीं करना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि वमन से पहले रोगी की तैयारी कैसे होती है, आहार, औषधियां और समय निर्धारण, और वमन के लिए उपयुक्त मौसम कौन सा है। वमन कर्म, थेरेप्यूटिक एमेसिस, तैयारी और समय।
वमन से पहले की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर वमना। वमन एक गंभीर और गहरी प्रक्रिया है, इसलिए रोगी को पूरी तरह तैयार किया जाता है। इसकी तैयारी को पूर्व कर्म और उपवसन कहा जाता है। 1. स्नेहन और स्वेदन। वमन से पहले रोगी को आभ्यंतर और बाह्य स्नेहन कराया जाता है। इसके बाद स्वेदन यानी कि पसीवा लाना किया जाता है। इससे कफ और दोष ढीले होकर आमाशय यानी पेट में आ जाते हैं। 2. आहार नियम, डाइटरी प्रिपरेशन। वमन से एक दिन पहले रोगी को कफवर्धक आहार दिया जाता है, जैसे दूध, दही, मिठाइयाँ, तैलीय और भारी भोजन। कारण, इससे कफ दोष और अधिक संचित हो जाता है, जिससे वमन आसानी से होता है। 3. मानसिक तैयारी, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। रोगी को समझाया जाता है कि वमन एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। इसे रोगी उल्टी की तरह ना समझें, बल्कि शुद्धि के रूप में लें। भय और चिंता को दूर करने के लिए शांति से बैठाया जाता है। 4. वमन से पहले उपवास, फास्टिंग। रोगी को रात में हल्का भोजन कराया जाता है। सुबह खाली पेट वमन कराया जाता है। वमन का सही समय, दिन का समय, प्रातःकाल यानी कि सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच। कारण, इस समय कफ स्वाभाविक रूप से अधिक सक्रिय रहता है। ऋतु, वसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन, मार्च से मई। इस ऋतु में कफ स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है, इसलिए वमन इस समय सबसे अधिक सफल और सहज होता है। अन्य ऋतु में, वर्षा या शरद ऋतु में सामान्यतः वमन से बचा जाता है, केवल आवश्यकता पड़ने पर ही चिकित्सक की देखरेख में ही। वमन के लिए उपयुक्त औषधियाँ। आयुर्वेद में अनेक औषधियों का वर्णन है। मदन फल यानी रैंडिया डुमेटोरम मुख्य वमन द्रव्य है। यष्टि मधु यानी कि लिकरेस वमन को सहज बनाता है। वाचा यानी एकोरस कैलस कफ और आम को निकालता है। कटु औषधियाँ, नीम, त्रिकटु चूर्ण आदि। गर्म पानी प्रक्रिया के दौरान रोगी को पिलाया जाता है। वमन के लिए रोगी की स्थिति, रोगी को आरामदायक आसन पर बैठाया जाता है। पास में जल और पात्र रखे जाते हैं। चिकित्सक और सहायक साथ रहते हैं। सारांश, अब तक हमने समझा वमन से पहले रोगी की तैयारी कैसे की जाती है, कफवर्धक आहार और उपवास क्यों जरूरी है, वमन का सही समय और ऋतु, औषधियों और रोगी की स्थिति की भूमिका। आगे हम विस्तार से देखेंगे वमन की वास्तविक प्रक्रिया चरण दर चरण कैसे की जाती है, रोगी को कैसे बैठाया जाता है, औषधि सेवन और उल्टी की नियंत्रित विधि, और किन लक्षणों से पता चलता है कि वमन सफल हुआ। वमन कर्म थेरेप्यूटिक एमएसएस वास्तविक प्रक्रिया। वमन की प्रक्रिया। अब रोगी पूरी तरह तैयार है, आइए देखते हैं वमन की वास्तविक विधि। रोगी की स्थिति, पोजिशनिंग द पेशेंट। रोगी को सुबह खाली पेट बैठाया जाता है, एक आरामदायक कुर्सी या पलंग पर। सामने पात्र रखा जाता है ताकि दोष उसमें निकले। औषधि सेवन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वमन द्रव्यास। पहले रोगी को गुनगुना पानी पिलाया जाता है, फिर वमन इंड्यूसिंग औषधि दी जाती है, जैसे मदन फल चूर्ण प्लस शहद, यष्टि मधु काढ़ा, वाचा और कटुक औषधियाँ। ये औषधि आमाशय में पहुंचकर दोषों को ऊपर की ओर गतिशील करती है। वमन की शुरुआत, ऑनसेट ऑफ एमएसएस। औषधि सेवन के 10 से 15 मिनट बाद रोगी को उल्टी आने लगती है। चिकित्सक रोगी को बार बार गुनगुना पानी पिलाते हैं, इससे कफ और आम का निष्कासन होता है। वमन की चरम अवस्था, पीक स्टेज। रोगी बार बार उल्टी करता है, प्रत्येक बार दोषों के साथ कफ, पित्त और आम बाहर आते हैं। ये प्रक्रिया लगभग 30 से 45 मिनट तक चलती है। औषधि और पानी की मदद से दोष पूरी तरह बाहर निकाले जाते हैं। वमन की समाप्ति, एंड पॉइंट। जब केवल साफ पानी या पित्त जैसा पीला द्रव बाहर आने लगे और रोगी को हल्कापन महसूस हो, तब प्रक्रिया रोक दी जाती है। इसे आयुर्वेद में कहते हैं अंतिक्षय लक्षणा, अर्थात दोष पूरी तरह निकल चुके हैं। वमन के बाद रोगी की स्थिति,
पोस्ट वमना कंडीशन। शरीर हल्का और स्वच्छ महसूस होता है। सिर, गला और छाती साफ हो जाते हैं। आलस्य और भारीपन गायब। मानसिक शांति और ताजगी। रोगी अक्सर कहता है मानो शरीर से कोई बोझ उतर गया हो। सफल वमन की पहचान, साइंस ऑफ प्रॉपर वमना। कफ और आम का पर्याप्त निष्कासन, रोगी को हल्कापन और स्पष्टता का अनुभव। पाचन शक्ति धीरे धीरे सुधरना, आलस्य और सुस्ती का नष्ट होना, रोग के लक्षणों में तुरंत राहत। यदि वमन असफल हो, कॉम्प्लिकेशंस। कभी कभी रोगी में वमन अधूरा रह जाता है। बहुत कम दोष बाहर निकलते हैं। रोगी को कमजोरी महसूस होती है। कारण: अधूरा पूर्वकर्म, गलत औषधि या समय, रोगी की मानसिक स्थिति। उपाय: हल्का आहार, आराम और मानसिक शांति, अगले दिन या सप्ताह में पुनः प्रयास। सारांश: अब तक हमने देखा वमन की वास्तविक प्रक्रिया चरण दर चरण, रोगी की स्थिति, औषधि सेवन और निष्कासन की विधि, सफल वमन की पहचान और असफलता के कारण। आगे हम विस्तार से जानेंगे वमन के बाद की देखभाल, रोगी का आहार विहार और किन रोगों में तुरंत और दीर्घकालिक लाभ दिखते हैं। वमन कर्म, थेराप्यूटिक एमएसएस, वमन के बाद की देखभाल। वमन के बाद क्या करना चाहिए? पश्चात कर्म। वमन के बाद रोगी का शरीर और पाचन शक्ति यानी अग्नि अत्यंत संवेदनशील हो जाती है। इस अवस्था में देखभाल सबसे महत्वपूर्ण है। 1. आहार विहार का नियम, डाइटरी रेजिमेन, समसर्जना क्रमा। वमन के तुरंत बाद रोगी को भूख नहीं लगती, इसलिए आहार धीरे धीरे दिया जाता है। पहला दिन केवल मांड यानी चावल का पतला पानी, हल्का और सुपाच्य। दूसरा दिन पेज यानी थोड़ा गाढ़ा दलिया, मूंग दाल का पतला सूप। तीसरा दिन खिचड़ी यानी घी और मूंग दाल के साथ थोड़ी सब्जियां। चौथा दिन से धीरे धीरे सामान्य आहार। यह प्रक्रिया रोगी की अग्नि को धीरे धीरे पुनः सक्रिय करती है। 2. विश्राम। वमन के बाद रोगी को पूरा आराम करना चाहिए। अधिक बोलना, चलना, धूप हवा से बचना, मानसिक शांति के लिए ध्यान और मौन रखना। 3. जीवन शैली नियम, ठंडी हवा, स्नान, भारी व्यायाम से बचना, उत्तेजक भोजन यानी मिर्च, मसाले, तैलीय या शराब बिल्कुल नहीं, हल्का सात्विक भोजन और सकारात्मक सोच रखना। वमन के बाद रोगी में क्या अनुभव होता है? सफल वमन के बाद रोगी अक्सर कहता है गला, छाती और सिर हल्के लग रहे हैं। अब सांस लेने में सहजता है। मन बहुत शांत और प्रसन्न है। वमन के लाभ: श्वसन तंत्र, दमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस में लाभ, सांस लेने में आसानी। पाचन तंत्र, भूख और पाचन शक्ति सुधरना, एसिडिटी और अम्लपित्त का शमन। त्वचा रोग, सोराइसिस, एक्जिमा, एलर्जी में सुधार, त्वचा साफ और चमकदार। मानसिक स्वास्थ्य, चिंता और तनाव में कमी, नींद में सुधार। मोटापा और चयापचय, वजन नियंत्रित होना, शरीर में ऊर्जा और हल्कापन। कब कब वमन करवाना चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति भी वर्ष में एक बार वमन करा सकता है, विशेषकर वसंत ऋतु में, रोगियों को रोग और दोष की स्थिति के अनुसार। सारांश: अब हमने वमन के 4 भाग देखे। वमन का परिचय और उद्देश्य, वमन की तैयारी और सही समय, वमन की वास्तविक प्रक्रिया, वमन के बाद की देखभाल और लाभ। अब रोगी पूरी तरह कफ और आंशिक पित्त दोष से शुद्ध हो चुका है। आगे हम विस्तार से शुरू करेंगे। विरेचन कर्म, यह कैसे पित्त दोष का शोधन करता है, किन रोगों में उपयोगी है, इसकी विधि, तैयारी और देखभाल। विरेचन कर्म, थेरेप्यूटिक पर्गेशन, परिचय और उद्देश्य। विरेचन क्या है? विरेचन पंचकर्म की दूसरी प्रमुख प्रक्रिया है। इसका अर्थ है औषधियों के प्रयोग से दोषों को नीचे की ओर मल द्वार से बाहर निकालना। ये मुख्य रूप से पित्त दोष का शोधन करता है, साथ ही आंशिक रूप से कफ और आम को भी बाहर निकालता है। विरेचन का मूल सिद्धांत, आयुर्वेद कहता है अधोगम पित्तम विरेचयेत, अर्थात जो दोष नीचे की दिशा में जाएं, विशेषकर पित्त, उन्हें विरेचन से बाहर निकाला जाए। सामान्य दस्त और चिकित्सीय विरेचन में अंतर। सामान्य दस्त रोग है, विरेचन नियंत्रित और चिकित्सीय शोधन प्रक्रिया है। विरेचन का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विरेचन कर्म: पित्त दोष का शोधन, जिगर, आंत और रक्त में जमा पित्त को बाहर निकालना। रोगों का शमन, त्वचा रोग, सोराइसिस, एक्जिमा, ओटिकेरिया, पीलिया, हेपेटाइटिस, एसिडिटी, अम्लपित्त। शरीर की शुद्धि, आंतरिक विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, रक्त शुद्ध होता है, पाचन और अग्नि सुधार, भूख और पाचन शक्ति सही होती है, कब्ज दूर होता है। विरेचन की उपयोगिता किन रोगों में है? पित्त प्रबल रोग, पीलिया, हेपेटाइटिस, एसिडिटी, अम्लपित्त, त्वचा रोग, सोराइसिस, एक्जिमा, एलर्जी, आंखों की जलन और नेत्र रोग,
सिरदर्द और माइग्रेन, पित्तज। कफ पित्त संयुक्त रोग, मोटापा, मधुमेह, त्वचा और रक्त विकार। कौन रोगी विरेचन कर सकता है? इंडिकेशंस: जिनमें पित्त दोष अत्यधिक है, जिन्हें बार बार त्वचा रोग, एलर्जी, अम्लपित्त की समस्या हो, जिन्हें जिगर और पाचन तंत्र की गड़बड़ी है। मोटापा और रक्त विकार वाले रोगी। किसे विरेचन नहीं करना चाहिए? कॉन्ट्राइंडिकेशंस: बहुत छोटे बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली स्त्रियां, अत्यधिक दुर्बल और कमजोर व्यक्ति, जिनको पुरानी दस्त या डायरिया की समस्या है, जिनको गंभीर हृदय या फेफड़े का रोग है। सारांश: अब तक हमने समझा विरेचन क्या है और ये क्यों जरूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य पित्त दोष का शोधन, ये किन रोगों में उपयोगी है और किन में नहीं। आगे हम देखेंगे विरेचन से पहले की तैयारी, पूर्व कर्म, आहार नियम, औषधियां और समय, और विरेचन के लिए उपयुक्त ऋतु और रोगी की स्थिति। विरेचन कर्म यानी थेरेप्यूटिक पर्गेशन, तैयारी और समय। विरेचन से पहले की तैयारी। विरेचन एक गहन शोधन प्रक्रिया है, इसलिए रोगी को पहले से तैयार करना आवश्यक है। ये तैयारी मुख्य रूप से स्नेहन, स्वेदन और आहार विहार के माध्यम से की जाती है। 1. स्नेहन यानी ऑयलेशन थेरेपी। रोगी को औषधीय घृत यानी त्रिफला घृता और महातिक्ता का घृता दिया जाता है, धीरे धीरे बढ़ती मात्रा में, जब तक स्निग्धता के लक्षण ना दिखें। उद्देश्य: दोषों को ढीला करना और आंतों की ओर खींचना। 2. स्वेदन यानी सुडेशन थेरेपी। स्नेहन के बाद रोगी को औषधीय भाप यानी नाड़ी स्वेदा और बस्प स्वेदा दी जाती है। इससे दोष और अधिक गतिशील होकर पेट और आंत में पहुंच जाते हैं। 3. आहार नियम। विरेचन से पहले हल्का और स्निग्ध आहार, धीरे धीरे कफ पित्त वर्धक भोजन जैसे दूध, घी, खिचड़ी, ताकि दोष आंतों में इकट्ठे होकर विरेचन के समय आसानी से बाहर निकलें। 4. मानसिक तैयारी। रोगी को बताया जाता है कि विरेचन के दौरान बार बार शौच होगा। घबराहट ना करें, यह प्रक्रिया शुद्धिकरण है। रोगी को शांत वातावरण और सकारात्मक मनोभाव में रखा जाता है। 5. उपवास। विरेचन से पहले की रात रोगी को हल्का भोजन कराया जाता है। सुबह खाली पेट ही विरेचन कराया जाता है। विरेचन का सही समय। दिन का समय प्रातःकाल से दोपहर तक, यानी सुबह 8 बजे से 12 बजे तक। कारण: इस समय पित्त स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहता है। ऋतु: शरद ऋतु यानी ऑटम सीजन, जो कि सितंबर से नवंबर के बीच में होता है। इस समय पित्त दोष प्राकृतिक रूप से बढ़ जाता है, इसलिए विरेचन सबसे सफल और लाभकारी होता है। अन्य ऋतु: गर्मी और बरसात में केवल आवश्यकता पड़ने पर, शीत ऋतु में सामान्यतः नहीं। विरेचन के लिए औषधियां। त्रिवृत लेह्य यानी ओपर्क्युलिना टर्पेथम, मुख्य विरेचन द्रव्य। अर्घवध यानी कैशिया फिस्टुला, पित्त शामक। हरितकी यानी हरिताकी, आंतों की सफाई। द्राक्षा यानी ग्रेप्स, कोमल और सुपाच्य विरेचन। एरंड तेल यानी कैस्टर ऑयल, शक्तिशाली विरेचक। चिकित्सक रोगी की प्रकृति, रोग और शक्ति देखकर औषधि चुनते हैं। विरेचन के लिए रोगी की स्थिति। रोगी को शांत आरामदायक वातावरण में बैठाया या लिटाया जाता है। पास में स्वच्छ जल और शौचालय की व्यवस्था। चिकित्सक और सहायक उपस्थित रहते हैं। सारांश: अब तक हमने समझा विरेचन से पहले की तैयारी, स्नेहन, स्वेदन, आहार और मानसिक तैयारी, उपवास और रोगी की स्थिति का महत्व, विरेचन का सही समय और ऋतु, औषधियों का चयन। आगे हम विस्तार से देखेंगे विरेचन की वास्तविक प्रक्रिया यानी स्टेप बाय स्टेप, रोगी कैसे औषधि लेता है, कितनी बार शौच होना चाहिए और सफल विरेचन की पहचान। विरेचन कर्म, थेरेप्यूटिक पर्गेशन, वास्तविक प्रक्रिया। विरेचन की वास्तविक प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। अब रोगी पूरी तरह तैयार है, स्निग्ध, स्वेदित और मानसिक रूप से सहज। आइए देखते हैं विरेचन की क्रमबद्ध विधि। रोगी की स्थिति, पोजिशनिंग द पेशेंट। रोगी को सुबह खाली पेट लेटाया या बैठाया जाता है। पास में स्वच्छ शौचालय या पात्र की व्यवस्था। चिकित्सक और सहायक पूरी तरह सतर्क रहते हैं। औषधि सेवन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विरेचना मेडिसिन। रोगी को चुनी गई विरेचन औषधि दी जाती है। त्रिवित लेह, एरंड तेल, हरितकी, द्राक्षा इत्यादि।
औषधि गुनगुने जल या दूध के साथ दी जाती है। औषधि का चयन रोगी की प्रकृति, रोग और शक्ति के अनुसार होता है। औषधि का प्रभाव, ऑनसेट ऑफ एक्शन। औषधि सेवन के 1-2 घंटे बाद प्रभाव शुरू होता है। रोगी को शौच की तीव्र इच्छा होती है। कई बार 10 से 20 बार तक शौच हो सकता है। ये सब नियंत्रित दस्त हैं, रोग नहीं। शौच की प्रक्रिया, परगेशन प्रोसेस। प्रारंभ में गाढ़ा मल निकलता है। धीरे धीरे पित्त प्रधान द्रव यानी पीला हरा रस निकलने लगता है। अंत में केवल साफ जल जैसा द्रव निकलने लगता है। यही संकेत है कि दोष पूरी तरह बाहर आ चुके हैं। रोगी का अनुभव, पेशेंट्स एक्सपीरियंस। विरेचन के दौरान रोगी को पेट में हल्कापन, माथे और आंखों की जलन कम होना, शरीर में ताजगी का अनुभव, रोग के लक्षणों में तुरंत राहत। सफल विरेचन की पहचान, साइंस ऑफ प्रॉपर विरेचन। पर्याप्त मात्रा में मल और पित्त का निष्कासन, रोगी को हल्कापन और ऊर्जा का अनुभव, सिर, आंखों और त्वचा में शुद्धि के लक्षण, रोग के लक्षणों में तुरंत सुधार। यदि विरेचन अधूरा रहे, कॉम्प्लिकेशंस। कई बार औषधि का प्रभाव कम हो सकता है। बहुत कम बार शौच, पित्त का निष्कासन ना होना। कारण, अधूरा स्नेहन या स्वेदन, गलत औषधि या कम मात्रा, रोगी की दुर्बल पाचन शक्ति। उपाय, अगले दिन हल्की औषधि से पुनः प्रयास, आहार और आराम से रोगी को सामान्य करना। विरेचन के तुरंत बाद रोगी की स्थिति, पेट और आंतें पूरी तरह स्वच्छ, शरीर हल्का और ऊर्जावान, पित्तजन्य लक्षण जैसे जलन, खुजली, एसिडिटी, लालिमा तुरंत कम, मानसिक शांति और संतुलन। सारांश, अब तक हमने देखा विरेचन की चरणबद्ध विधि, औषधि का प्रभाव और निष्कासन की प्रक्रिया, सफल विरेचन की पहचान, अधूरे विरेचन के कारण और समाधान। आगे हम विस्तार से जानेंगे विरेचन के बाद की देखभाल, पश्चात कर्म, आहार विहार नियम, विरेचन के दीर्घकालिक लाभ। विरेचन कर्म, थेराप्यूटिक परगेशन। विरेचन के बाद की देखभाल और लाभ। विरेचन के बाद की देखभाल, पश्चात कर्मा। विरेचन के बाद रोगी का शरीर और पाचन शक्ति अत्यंत कोमल अवस्था में होते हैं, इसलिए सही देखभाल करना अनिवार्य है। 1. आहार नियम, संसर्जन क्रमा, पोस्ट डाइटरी रेजिमेन। विरेचन के बाद रोगी को तुरंत सामान्य भोजन नहीं दिया जाता। आहार धीरे धीरे अग्नि की स्थिति देखकर दिया जाता है। पहला दिन, चावल का मांड यानी बहुत पतला पानी, सूप जैसे तरल आहार। दूसरा दिन, पेया यानी थोड़ा गाढ़ा दलिया, मूंग दाल का पतला सूप। तीसरा दिन, खिचड़ी, घी और मूंग दाल के साथ, हल्का सब्जी का झोल। चौथे दिन से आगे धीरे धीरे सामान्य आहार। ये प्रक्रिया पाचन शक्ति यानी अग्नि को पुनः सक्रिय करती है। 2. जीवन शैली नियम, धूप, तेज हवा, ठंडी वस्तुएं और अधिक श्रम से बचना। अधिक बोलना, जागरण, क्रोध या तनाव से बचना। हल्की सैर और गहरी नींद लेना। ध्यान और प्राणायाम करना लाभकारी। 3. औषधि सेवन। यदि आवश्यक हो तो चिकित्सक पाचन सुधारने के लिए लघु औषधियां देते हैं, जैसे त्रिकटु चूर्ण, जीरक जल या लघु पाचन चूर्ण। विरेचन के लाभ, पित्त दोष का शमन, एसिडिटी, अम्ल पित्त, जलन और उल्टी में सुधार। जिगर और आंतों की कार्यक्षमता बढ़ती है। त्वचा रोग, सोरियासिस, एक्जिमा, एलर्जी, फोड़े फुंसी, खुजली में राहत। त्वचा साफ, कोमल और चमकदार होती है। रक्त शुद्धि, रक्त से विषाक्त पदार्थ निकलते हैं। त्वचा और शरीर में ताजगी। मानसिक स्वास्थ्य, क्रोध, चिड़चिड़ापन और तनाव कम होता है। नींद गहरी और शांत होती है। पाचन और मेटाबॉलिज्म, भूख सही लगना, कब्ज से मुक्ति, शरीर का वजन नियंत्रित होना। कब कब विरेचन करना चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति वर्ष में एक बार, विशेषकर शरद ऋतु, सितंबर-नवंबर में। रोगी रोग और दोष की स्थिति देखकर चिकित्सक के निर्देशानुसार। सारांश, अब हमने विस्तार से समझा विरेचन का परिचय, उद्देश्य और उपयुक्तता, तैयारी और औषधियां, वास्तविक प्रक्रिया और सफल विरेचन की पहचान, विरेचन के बाद की देखभाल और दीर्घकालिक लाभ। इस प्रकार विरेचन पित्त दोष का सर्वोत्तम शोधन कर्म है। आगे हम शुरू करेंगे बस्ती कर्म, थेरेप्यूटिक एनिमा। इसे आधा आयुर्वेद कहा गया है। ये वात दोष का प्रमुख शोधन है और इसे पंचकर्म का राजा माना जाता है। बस्ती कर्म
थेराप्यूटिक एनेमा, परिचय और महत्व। बस्ती क्या है? बस्ती पंचकर्म की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आयुर्वेद में कहा गया है, अर्ध आयुर्वेदम बस्तिह, अर्थात आयुर्वेद का आधा भाग केवल बस्ती में निहित है। बस्ती का मुख्य कार्य है वात दोष का शोधन और संतुलन। वात दोष को आयुर्वेद में दोषाणाम गुरु हो, अर्थात सभी दोषों का प्रधान माना गया है। यदि वात असंतुलित हो जाए तो पित्त और कफ भी असंतुलित हो जाते हैं। बस्ती का महत्व। वात दोष का शमन। वात ही सभी रोगों की जड़ है। बस्ती से वात नियंत्रित होकर पूरे शरीर का संतुलन लौट आता है। पंचकर्म का राजा। वमन कफ का शोधन, विरेचन पित्त का शोधन, लेकिन बस्ती बराबर वात प्लस पित्त प्लस कफ, सभी का शोधन। इसीलिए बस्ती को सर्वश्रेष्ठ पंचकर्म माना गया है। गहन शुद्धि। आंत, कोलन, मूत्रमार्ग और प्रजनन तंत्र शुद्ध होते हैं। दीर्घकालिक प्रभाव। केवल एक बार का नहीं बल्कि महीनों तक स्थायी लाभ देता है। बस्ती की परिभाषा। औषधि या घृत या तेल को गुदा मार्ग से प्रवेश कराना और दोषों को बाहर निकालना ही बस्ती कहलाता है। यह केवल शोधन नहीं बल्कि पोषण और पुनर्जन्म की क्रिया भी है। इसी कारण बस्ती को चिकित्साओं के अधिपति कहा जाता है। बस्ती का वर्गीकरण। निरूह बस्ती, डिकॉक्शन एनेमा, औषधीय काढ़े का प्रयोग, दोषों का शोधन और निष्कासन। अनुवासन बस्ती, ऑयल एनेमा, औषधीय घृत या तेल का प्रयोग, पोषण, स्निग्धता और वात का संतुलन। योग बस्ती, दोनों का संयोजन, रोग और शक्ति के अनुसार क्रमबद्ध उपयोग। किन रोगों में बस्ती अत्यंत उपयोगी है? वातजन्य रोग, गठिया, जोड़ दर्द, साइटिका, कमर दर्द। कब्ज, पेट फूलना, आंतों के रोग, नसों के रोग, पक्षाघात, मिर्गी, कंपकंपी। प्रजनन तंत्र के रोग, बांझपन, मासिक धर्म की अनियमितता। मूत्र रोग, मूत्र अवरोध, पथरी। इतना ही नहीं, स्वस्थ व्यक्ति में भी बस्ती से आयु वृद्धि, बल और दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। बस्ती क्यों विशेष है? वमन केवल कफ का शोधन करता है, विरेचन केवल पित्त का शोधन करता है, लेकिन बस्ती बराबर वात प्लस पित्त प्लस कफ, सभी का शोधन। यही कारण है कि आयुर्वेद ने बस्ती को पंचकर्म की आत्मा कहा है। सारांश। अब तक हमने समझा बस्ती का परिचय और महत्व, यह क्यों पंचकर्म की सबसे बड़ी प्रक्रिया है, बस्ती के प्रकार और उपयोगिता। आगे हम विस्तार से देखेंगे बस्ती से पहले की तैयारी, पूर्वकर्म, सही समय, आहार और रोगी की स्थिति, औषधियों का चयन। बस्ती कर्म यानी थेरेपेटिक एनेमा, तैयारी और समय। बस्ती से पहले की तैयारी, प्रेपरेशन फॉर बस्ती कर्म। बस्ती पंचकर्म की सबसे गहन और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे करने से पहले रोगी को पूरी तरह तैयार करना आवश्यक है। 1. स्नेहन, ओलिएशन थेरेपी। रोगी को पहले आंतरिक और बाह्य स्नेहन दिया जाता है। आंतरिक, औषधीय घृत या तेल का सेवन। बाह्य, अभ्यंग, तेल मालिश पूरे शरीर पर। उद्देश्य, दोषों को ढीला करना और गतिशील बनाना। 2. स्वेदन, सुडेशन थेरेपी। स्नेहन के बाद रोगी को स्वेदन दिया जाता है। ये औषधीय भाप या पोटली स्वेद हो सकता है। उद्देश्य, दोषों को पचाना और उन्हें आंतों की ओर खींचना। 3. आहार नियम, डाइटरी रिजिम। बस्ती से पहले रोगी को हल्का, सुपाच्य और स्निग्ध आहार दिया जाता है। खिचड़ी, मूंग दाल का सूप, घृत युक्त आहार। अत्यधिक भारी, तैलीय या मसालेदार भोजन से बचना। 4. रोगी की मानसिक तैयारी। रोगी को समझाना कि बस्ती एक चिकित्सीय एनीमा है। इसमें कोई कष्ट नहीं होता। ये प्राकृतिक, सुरक्षित और लाभकारी प्रक्रिया है। 5. उपवास और समय। बस्ती प्रातःकाल या दोपहर से पहले की जाती है। रोगी को अधिक भूखा या बहुत अधिक भरा हुआ पेट नहीं होना चाहिए। हल्का भोजन या उपवास उपयुक्त है। बस्ती का सही समय, टाइमिंग ऑफ बस्ती। दिन का समय, प्रातःकाल या दोपहर से पहले। वात दोष इस समय सक्रिय होता है। ऋतु, सीजन, वर्षा ऋतु, रेनी सीजन। वात दोष अधिक प्रबल होता है, लेकिन रोग की स्थिति देखकर किसी भी ऋतु में दिया जा सकता है। बस्ती की औषधियाँ, मेडिसिनल प्रिपरेशंस फॉर बस्ती।
निरूहा बस्ती, निरूहा, काढ़ा यानी क्वाथ, मधु, लवण, तेल, घृत और काल्क यानी पेस्ट का मिश्रण, दोषों का शोधन और निष्कासन। अनुवासन बस्ती, अनुवासन, केवल घृत या तेल, पोषण, स्निग्धता और वात शमन। औषधि का चयन रोगी की प्रकृति, रोग और शक्ति के अनुसार। रोगी की स्थिति, पोजीशन ऑफ द पेशेंट, रोगी को आरामदायक और शांत स्थान पर लेटाया जाता है। सामान्यतः बाएं करवट लेटाकर दाएं पैर को मोड़ा जाता है। चिकित्सक धीरे धीरे बस्ती औषधि को गुदा मार्ग से प्रवेश कराते हैं। सारांश, अब तक हमने समझा बस्ती से पहले की तैयारी, स्नेहन, स्वेदन, आहार और मानसिक स्थिति, बस्ती का सही समय और ऋतु, औषधियों और रोगी की स्थिति का महत्व। आगे हम विस्तार से देखेंगे बस्ती की वास्तविक प्रक्रिया, निरोह बस्ती और अनुवासन बस्ती कैसे दी जाती है, सफल बस्ती की पहचान। बस्ती कर्म, थेराप्यूटिक एनेमा, वास्तविक प्रक्रिया, बस्ती की वास्तविक प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। बस्ती औषधीय द्रव या तेल को गुदा मार्ग से प्रविष्ट कराकर दोषों को शोधन या पोषण प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये अत्यंत नियंत्रित और वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। नंबर 1, रोगी की स्थिति, पोजिशनिंग द पेशेंट। रोगी को बाएं करवट लिटाया जाता है, दायां पैर घुटने से मोड़कर पेट की ओर लाया जाता है। ये स्थिति सिंहासन मुद्रा जैसी होती है। इस अवस्था में गुदा मार्ग शिथिल रहता है और औषधि आसानी से प्रवेश करती है। नंबर 2, बस्ती यंत्र। प्राचीन काल में बस्ती नेत्र और अलाबू यानी लौकी जैसा उपकरण। आधुनिक समय में सिरिंज, कैथेटर और एनिमा कैन का उपयोग। नंबर 3, औषधि का प्रयोग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। क, निर्हार बस्ती। इसमें औषधीय काढ़ा, घृत, मधु, लवण और काल्क का मिश्रण किया जाता है। इसे गुनगुना करके रोगी को गुदा मार्ग से प्रविष्ट कराया जाता है। ये दोषों को ढीला करके आंच से बाहर निकाल देता है। ख, अनुवासन बस्ती। इसमें केवल घृत या तेल दिया जाता है। ये पोषणकारी और वात शमनकारी है। ये दोषों को बाहर नहीं निकालता बल्कि शरीर को स्निग्धता प्रदान करता है। नंबर 4, औषधि का ठहराव, रिटेंशन टाइम। निर्हार बस्ती, रोगी को लगभग 30 मिनट बाद शौच की इच्छा होती है। अनुवासन बस्ती, तेल लंबे समय तक अंदर रहता है और धीरे धीरे अवशोषित होता है। नंबर 5, शौच की प्रक्रिया। निर्हार बस्ती में रोगी 2 से 3 बार शौच करता है। इसमें मल, वात और दोष बाहर निकलते हैं। शौच के बाद रोगी हल्कापन और ऊर्जा का अनुभव करता है। सफल बस्ती की पहचान, साइंस ऑफ प्रॉपर बस्ती। रोगी को पेट में हल्कापन और शांति, गैस, कब्ज और दर्द से मुक्ति, शरीर में स्निग्धता और लचीलापन का अनुभव, नींद और पाचन में सुधार, रोग के लक्षणों में तुरंत राहत। यदि बस्ती असफल हो, कॉम्प्लिकेशंस, कभी कभी क्या होता है, औषधि तुरंत बाहर आ जाती है, रोगी को पेट दर्द या ऐंठन होती है। कारण, गलत औषधि या मात्रा, रोगी की मानसिक बेचैनी, असावधानी से दिया गया बस्ती। उपाय, रोगी को आराम और हल्का आहार, अगली बार औषधि की मात्रा और तापमान पर ध्यान। सारांश, अब तक हमने देखा बस्ती की वास्तविक विधि, निर्हार और अनुवासन बस्ती का अंतर, सफल बस्ती की पहचान और संभावित जटिलताएं। आगे हम विस्तार से जानेंगे बस्ती के बाद की देखभाल, रोगी का आहार विहार, बस्ती के दीर्घकालिक लाभ और क्यों इसे पंचकर्म का राजा कहा गया है। बस्ती कर्म, थेराप्यूटिक एनेमा, बस्ती के बाद की देखभाल और लाभ। बस्ती के बाद की देखभाल या पश्चात कर्म। बस्ती के बाद रोगी की आंतें और वात मार्ग अत्यंत संवेदनशील होते हैं। इस समय आहार विहार का अनुशासन बेहद आवश्यक है। 1, आहार नियम, डाइटरी रेजिमेन। पहला दिन, हल्का और स्निग्ध आहार, खिचड़ी, मूंग दाल का सूप, गुनगुना पानी। दूसरा दिन, दलिया, सब्जी का झोल, घृत युक्त भोजन, मसालेदार, तेलिए और उत्तेजक भोजन से परहेज। तीसरे दिन से धीरे धीरे सामान्य आहार, लेकिन हल्का, सुपाच्य और वात संतुलित भोजन ही उचित है। 2, जीवन शैली नियम, लाइफस्टाइल गाइडलाइंस। अत्यधिक श्रम, लंबी यात्रा, ठंडी हवा और धूप से बचना। क्रोध, तनाव और अत्यधिक बोलने से बचना। दिन में सोना और रात में जागना नहीं। हल्की सैर, ध्यान और प्राणायाम करना लाभकारी। 3, मानसिक देखभाल। बस्ती के बाद रोगी का मन अत्यंत शांत और प्रसन्न रहता है। इस अवस्था में सकारात्मक विचार और ध्यान बहुत प्रभावकारी होते हैं। रोगी को एकांत और आरामदायक वातावरण में रखना चाहिए। बस्ती के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ बस्ती कर्मा।
वात दोष का शमन, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गैस, कब्ज और आंतों का रोग। पाचन शक्ति में सुधार, भूख सही लगना, मल नियमित और सहज हो, गैस और पेट फूलना समाप्त। नसों और तंत्रिका तंत्र में लाभ, पक्षाघात, कम कपी, मिर्गी में सहायक। मानसिक शांति और नींद में सुधार। प्रजनन स्वास्थ्य, पुरुष और स्त्री दोनों में प्रजनन शक्ति का विकास। मासिक धर्म की अनियमितता और बंधत्व में लाभ। आयु वृद्धि और पुनर्जनन, शरीर को दीर्घ आयु, बल और उत्साह प्रदान करता है। यही कारण है कि बस्ती को पंचकर्म का राजा कहा गया है। कब करना चाहिए बस्ती? स्वस्थ व्यक्ति वर्ष में कम से कम एक बार, विशेषकर वर्षा ऋतु में। रोगी रोग की स्थिति और चिकित्सक के निर्देशानुसार। सारांश, अब तक हमने समझा बस्ती का परिचय और महत्व, बस्ती की तैयारी और सही समय, वास्तविक प्रक्रिया और सफल बस्ती की पहचान, बस्ती के बाद की देखभाल और लाभ। इस प्रकार बस्ती पंचकर्म के सबसे प्रभावी और व्यापक चिकित्सा पद्धति है। आगे हम शुरू करेंगे नस्य कर्म यानी नेजल थेरेपी। ये शिर और इंद्रियों का शोधन है, विशेषकर साइनस, सिर दर्द, माइग्रेन और मानसिक रोगों के लिए श्रेष्ठ। नस्य कर्म, नेजल थेरेपी, परिचय और महत्व। नस्य क्या है? नस्य पंचकर्म की चौथी प्रमुख प्रक्रिया है। इसका अर्थ है औषधि को नाक के मार्ग से देना। आयुर्वेद में कहा गया है, नासा ही शिरोसः द्वारम, अर्थात नाक ही सिर का द्वार है। इसलिए नस्य द्वारा सिर, मस्तिष्क, इंद्रिय और तंत्रिका तंत्र का शोधन एवं पोषण किया जाता है। नस्य का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ नस्य कर्म। सिर और इंद्रियों का शोधन, नाक, कान, गला, आंख और मस्तिष्क की सफाई। वात कफ दोष का शमन, सिर और गले में जमे कफ का निष्कासन। वात दोष का संतुलन, स्नायु और मस्तिष्क को पोषण। तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है, स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। नस्य के प्रकार। शोधन नस्य, दोषों को बाहर निकालने के लिए, जैसे कफ, श्लेष्मा। स्नेहन नस्य, औषधीय घृत या तेल से। पोषण और स्निग्धता। संरक्षण नस्य, निवारक उपाय के रूप में, मानसिक शांति और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। किन रोगों में नस्य उपयोगी है? साइनसाइटिस, जुखाम, नाकबंद। सिर दर्द, माइग्रेन। कान में शोर, टिनाइटिस। आंखों की जलन, नेत्र रोग। बाल झड़ना और समय से सफेद होना। स्मृति और एकाग्रता की कमजोरी। अनिद्रा और मानसिक रोग। नस्य की विशेषता, यह केवल शोधन ही नहीं बल्कि पोषण और उपचार भी करता है। अन्य पंचकर्म शरीर के नीचे भागों पर कार्य करते हैं, जबकि नस्य सिर, मस्तिष्क और इंद्रियों पर कार्य करता है। सारांश, अब तक हमने समझा नस्य का परिचय और महत्व, इसके प्रकार, किन रोगों में उपयोगी है, क्यों इसे सिर का शोधन कर्म कहा जाता है। आगे हम विस्तार से देखेंगे नस्य से पहले की तैयारी, सही समय और ऋतु, नस्य की औषधियां और रोगी की स्थिति। नस्य कर्म, नेजल थेरेपी, तैयारी और समय। नस्य से पहले की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर नस्य कर्म। नस्य एक सूक्ष्म और संवेदनशील प्रक्रिया है। इससे पहले रोगी और वातावरण को सही ढंग से तैयार करना आवश्यक है। 1. रोगी की तैयारी। रोगी का पेट हल्का होना चाहिए। नस्य से पहले रोगी को हल्का गुनगुना पानी पिलाया जा सकता है। रोगी मानसिक रूप से शांत और तनाव मुक्त हो। 2. पूर्व कर्म, प्रिलिमिनरी मेजर्स। स्नेहन, ऑयलिएशन थेरेपी। चेहरे, माथे और नाक पर हल्की औषधीय तेल मालिश। इससे नाक की नलिकाएं शिथिल होती हैं। स्वेदन, सुडेशन थेरेपी। हल्की भाप से चेहरे और माथे को सेकना। इससे कफ पिघलकर ढीला हो जाता है और बाहर निकलने के लिए तैयार होता है। 3. वातावरण, सराउंडिंग्स। शांत, स्वच्छ और आरामदायक स्थान। बहुत ठंडी हवा या बहुत गर्म वातावरण नहीं होना चाहिए। नस्य का सही समय, दिन का समय, प्रातःकाल या दिन के मध्य, खाने से पहले या खाने के 3 घंटे बाद। रात में नस्य नहीं करना चाहिए। ऋतु, सीजन। वसंत ऋतु में कफ दोष अधिक होता है, नस्य श्रेष्ठ है। शरद ऋतु में सिर और आंखों की तकलीफों में उपयोगी। सर्दियों में वात दोष को संतुलित करने के लिए।
नस्य के लिए उपयुक्त रोगी की स्थिति। रोगी को आरामदायक जगह पर पीठ के बल लिटाया जाता है। सिर को थोड़ा पीछे झुका दिया जाता है, तकिया या रोल का सहारा देकर। इससे औषधि नाक से होकर गले और सिर की ओर पहुंच पाती है। नस्य की औषधियाँ। मेडिसिनल प्रिपरेशंस फॉर नस्या। तेल आधारित स्नेह नस्य, अणु तैल, घृत, तिल तैल, औषधीय तेल। काढ़ा आधारित डिकॉक्शन नस्या, औषधीय क्वाथकिक बूंदें। पाउडर आधारित प्रधमन नस्या, औषधीय चूर्ण नाक से फूंक कर दिया जाता है। औषधि का चयन रोग और रोगी की प्रकृति के अनुसार। सारांश, अब तक हमने समझा नस्या से पहले रोगी और वातावरण की तैयारी, स्नेहन और स्वेदन का महत्व, नस्य का सही समय और ऋतु, रोगी की स्थिति और औषधियों का चयन। आगे हम विस्तार से देखेंगे नस्य की वास्तविक प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप, औषधि देने की विधि, सफल नस्य की पहचान। नस्य कर्म वास्तविक प्रक्रिया। नस्य की वास्तविक प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। नस्य की प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म है। इसे चिकित्सक नियंत्रित मात्रा और विधि से कराते हैं। 1. रोगी की स्थिति। रोगी को पीठ के बल आराम से लिटाया जाता है। सिर को थोड़ा पीछे झुका दिया जाता है, तकिया या रूल का सहारा देकर। आंखें बंद और शरीर ढीला रखा जाता है। 2. औषधि को गर्म करना। नस्य औषधि सामान्यतः गुनगुनी दी जाती है, न अधिक गर्म न अधिक ठंडी। ये नाक की श्लेष्मा झिल्ली को उत्तेजित किए बिना अवशोषित हो सके। 3. औषधि का प्रविष्टि। चिकित्सक औषधि की 2 से 6 बूंदें प्रत्येक नथुने में डालते हैं। धीरे धीरे नथुने को दबाकर औषधि को अंदर पहुंचाया जाता है। रोगी को मुंह से सांस लेने के लिए कहा जाता है। 4. औषधि का वितरण। औषधि नाक से होते हुए सिर, गले और श्वसन पथ तक पहुंचती है। रोगी को हल्का सा सिर और नाक हिलाने को कहा जाता है। औषधि का स्वाद गले में आ सकता है। 5. बाद की प्रक्रिया। रोगी को 2 से 3 मिनट तक इसी अवस्था में लेटे रहने देना चाहिए। उसके बाद रोगी को थूकने और गले की सफाई की अनुमति दी जाती है। रोगी को हल्के हाथों से सिर, माथा और गला मालिश कर दी जाती है। सफल नस्य की पहचान। सिर और नाक में हल्कापन, आंख, कान और गले की स्पष्टता, सिरदर्द और जकड़न में तुरंत राहत, श्वसन में सहजता, मन में शांति और प्रसन्नता। यदि नस्य असफल हो, इम्प्रॉपर नस्य। संकेत: औषधि तुरंत बाहर आना, सिर में भारीपन या चक्कर, गले में जलन या खांसी। उपाय: औषधि की मात्रा, तापमान और रोगी की स्थिति की जांच। अगली बार सही मात्रा और विधि से देना। सारांश: अब तक हमने देखा नस्य की वास्तविक प्रक्रिया चरणबद्ध, औषधि का सही तापमान और मात्रा, सफल नस्य की पहचान और जटिलताएं। आगे हम विस्तार से समझेंगे नस्य के बाद की देखभाल, नस्य के विशेष लाभ, क्यों इसे सिर और इंद्रियों का शोधन कर्म कहा गया है। नस्य कर्म नेजल थेरेपी। नस्य के बाद की देखभाल और लाभ। नस्य के बाद की देखभाल, पश्चात कर्मा ऑफ नस्य कर्मा। नस्य के बाद रोगी की नाक, गला और सिर की नलिकाएं अत्यंत संवेदनशील हो जाती हैं, इसलिए इस समय विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है। 1. आहार नियम। तुरंत बाद ठंडा पानी, दही, आइसक्रीम, बहुत गर्म या मसालेदार भोजन वर्जित है। रोगी को हल्का, गुनगुना और सुपाच्य भोजन दिया जाए। खिचड़ी, मूंग दाल का सूप, घृत युक्त दलिया सर्वोत्तम है। 2. जीवन शैली। नस्य के तुरंत बाद तेज धूप, धूल, धुआं, ठंडी हवा से बचना। रोगी को अत्यधिक बोलने, रोने या हंसने से मना करना। भारी व्यायाम और परिश्रम नहीं करना। 1 से 2 घंटे आराम करना आवश्यक है। 3. मानसिक देखभाल। नस्य के बाद मन बहुत शांत होता है। रोगी को ध्यान, जप या संगीत सुनने की सलाह दी जा सकती है। मानसिक शांति से औषधि का प्रभाव और बढ़ता है। नस्य के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ नस्य कर्मा। सिर और इंद्रियों का शोधन, नाक की जकड़न, साइनस, सिर दर्द, माइग्रेन में तुरंत लाभ। श्वसन तंत्र में सुधार, नाक से सांस लेना सहज हो जाता है। एलर्जी और अस्थमा में सहायक। तंत्रिका तंत्र को पोषण, स्मरण शक्ति,
एकाग्रता और नींद में सुधार, तनाव, चिंता और अनिद्रा में राहत, सौंदर्य और बालों में लाभ, आंखों की चमक बढ़ती है, बाल झड़ना और समय से सफेद होना कम होता है, प्रजनन और हार्मोनल संतुलन, महिलाओं में मासिक धर्म की समस्याएं सुधरती हैं, हार्मोनल असंतुलन पर सकारात्मक प्रभाव। नस्य कब करना चाहिए? जुकाम, सर्दी, साइनोसाइटिस, सिर दर्द, माइग्रेन, आंखों, कान और गले के रोग, स्मृति और मानसिक विकार, बाल और त्वचा संबंधी समस्याएं। नस्य कब नहीं करना चाहिए? पाचन अधूरा हो, भोजन के तुरंत बाद, गर्भावस्था में विशेष सावधानी, नाक में चोट या संक्रमण। सारांश। अब तक हमने जाना नस्य का महत्व और प्रकार, नस्य से पहले की तैयारी, नस्य की वास्तविक प्रक्रिया, नस्य के बाद की देखभाल और लाभ। इस प्रकार नस्य को पंचकर्म का सिर और इंद्रियों का शोधन कर्म कहा गया है। आगे हम शुरू करेंगे रक्त मोक्षण ब्लड लेटिंग थेरेपी। ये पंचकर्म का 5वां अंग है। इसका उद्देश्य है दूषित रक्त का निष्कासन और रक्त संबंधी रोगों का उपचार। रक्तमोक्षण ब्लड लेटिंग थेरेपी, परिचय और महत्व। रक्तमोक्षण क्या है? रक्तमोक्षण पंचकर्म का 5वां और अंतिम अंग है। इसका अर्थ है शरीर से दूषित रक्त का शोधन और निष्कासन। जब रक्त में विषाक्तता यानी कि टॉक्सिन्स या दूषित दोष एकत्र हो जाते हैं तब अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। रक्तमोक्षण द्वारा इन दोषयुक्त रक्त को बाहर निकालकर शरीर को शुद्ध और स्वस्थ बनाया जाता है। रक्तमोक्षण का महत्व। रक्त दोष का शोधन, रक्त दूषित रोग जैसे त्वचा रोग, कुष्ठ, फोड़े फुंसी, एलर्जी, पित्त दोष का संतुलन। जब पित्त दोष रक्त में मिलकर उग्र हो जाता है तो रक्तमोक्षण से उसे शांत किया जाता है। त्वचा और रक्त शुद्धि, त्वचा की चमक, स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। किन रोगों में रक्तमोक्षण उपयोगी है? त्वचा रोग, कुष्ठ, फोड़े, दाद, खुजली, सोरायसिस, एलर्जी और शरीर में चकत्ते, रक्तदाब और रक्त संचार की गड़बड़ी, यकृत और प्लीहा से संबंधित विकार, आंखों और कानों की कुछ बीमारियां। रक्तमोक्षण के प्रकार। श्रुंग हॉर्न मेथड, पशुओं के सींग से रक्त चूस कर निकालना। जलौका लीच थेरेपी, जोंक लगाकर दूषित रक्त निकालना। ये सबसे प्रसिद्ध और सुरक्षित विधि है। सिरावेधन, नसों को छेद कर रक्त निकालना, विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। रक्तमोक्षण क्यों आवश्यक है? आयुर्वेद के अनुसार रक्त ही जीवन का आधार है। दूषित रक्त से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। समय समय पर रक्तमोक्षण करने से शरीर शुद्ध और ऊर्जावान बना रहता है। सारांश। अब तक हमने समझा रक्तमोक्षण का परिचय, इसका महत्व और लाभ, किन रोगों में उपयोगी है, इसके मुख्य प्रकार। आगे हम विस्तार से जानेंगे रक्तमोक्षण से पहले की तैयारी, उपयुक्त समय और ऋतु, रोगी का चयन और सावधानियां। रक्तमोक्षण ब्लड लेटिंग थेरेपी, तैयारी और समय। रक्तमोक्षण से पहले की तैयारी, प्रेपरेशन फॉर रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण एक संवेदनशील और सटीक प्रक्रिया है। इससे पहले रोगी, चिकित्सक और वातावरण को उचित रूप से तैयार करना जरूरी है। 1. रोगी की तैयारी, पेशेंट प्रेपरेशन। रोगी को हल्का और सुपाच्य भोजन देना। उपवास या बहुत भारी भोजन के बाद रक्तमोक्षण नहीं करना चाहिए। रोगी मानसिक रूप से शांत और तनाव मुक्त हो। रोगी को पूरी प्रक्रिया के बारे में समझाकर भय और संदेह दूर करना। 2. चिकित्सक की तैयारी, फिजिशियंस रोल। औषधि, यंत्र और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था। बांझ यानी स्टेराइल उपकरणों का प्रयोग। रोग और रोगी की शक्ति का आकलन। 3. वातावरण, सराउंडिंग्स। शांत, स्वच्छ और गर्म वातावरण। हवा और धूल से मुक्त स्थान। पर्याप्त प्रकाश और आरामदायक व्यवस्था। रक्तमोक्षण का सही समय, प्रॉपर टाइमिंग। दिन का समय, सुबह या दिन के पहले भाग में। रोगी भूखा या बहुत थका हुआ नहीं होना चाहिए। ऋतु, सीजन। वसंत ऋतु, स्प्रिंग, रक्त दोष का प्रकोप अधिक होता है। शरद ऋतु, ऑटम, पित्त और रक्त दोष बढ़ते हैं, रक्तमोक्षण श्रेष्ठ रहता है। रोगी का चयन, सिलेक्शन ऑफ पेशेंट। उपयुक्त रोगी, जिनमें त्वचा रोग, फोड़े फुंसी, एलर्जी या रक्त दोष के लक्षण हों, जिनमें पित्त और रक्त दोष अधिक प्रबल हों। अनुपयुक्त रोगी, बहुत कमजोर, गर्भवती स्त्री, वृद्ध, शिशु। एनीमिया, रक्ताल्पता या गंभीर हृदय रोग से पीड़ित। सावधानियां, प्रिकॉशंस। रक्तमोक्षण हमेशा विशेषज्ञ चिकित्सक की देखरेख में होना चाहिए। अधिक रक्त निकालने से बचना। रोगी को प्रक्रिया के बाद उचित आहार और विश्राम देना। सारांश। अब तक हमने समझा
रक्त मोक्षण से पहले की रोगी और वातावरण की तैयारी, सही समय और ऋतु का महत्व, किन रोगियों में रक्त मोक्षण करना चाहिए और किन में नहीं, आवश्यक सावधानियां। आगे हम विस्तार से देखेंगे रक्त मोक्षण की वास्तविक विधियां, श्रृंग, जलाउका और सिरावेधन, प्रत्येक विधि की प्रक्रिया, उनके विशेष लाभ। रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग थेरेपी, विधियां और प्रक्रिया। रक्त मोक्षण की प्रमुख विधियां, मेन मेथड्स ऑफ रक्त मोक्षणा। आयुर्वेद में रक्त मोक्षण के लिए कई प्रकार की विधियां बताई गई हैं। इनका चयन रोग की स्थिति, रोगी की शक्ति और दूषित रक्त के स्तर के आधार पर किया जाता है। 1. श्रृंग विधि, श्रृंगा मेथड, हॉर्न मेथड। प्राचीन काल में पशुओं के सींग, श्रृंग, का उपयोग किया जाता था। आजकल इसके स्थान पर आधुनिक सक्शन उपकरण उपयोग में आते हैं। सींग को रोगी की त्वचा पर रखा जाता है और हवा खींचकर रक्त बाहर निकाला जाता है। उपयोग, फोड़े, सूजन और रक्त जमाव में, स्थानीय लोकलाइज्ड रक्त दोष को निकालने के लिए। दूसरा, जलौका विधि, लीच थेरेपी। इसमें जोंक का उपयोग किया जाता है। जोंक दूषित रक्त को चूसकर निकाल देती है। यह विधि अत्यंत सुरक्षित और कोमल मानी जाती है। प्रक्रिया, रोगी की त्वचा को अच्छी तरह धोकर साफ करना, जोंक को रोगग्रस्त स्थान पर लगाना। जोंक रक्त चूसना शुरू कर देती है और केवल दूषित रक्त लेती है। जब जोंक पूरी तरह रक्त चूस लेती है तो उसे हल्दी या घी लगाकर हटाया जाता है। घाव को साफ करके हल्का लेप लगाया जाता है। उपयोग, त्वचा रोग, रक्त दोष, एलर्जी, कुष्ठ, दाद, खुजली। आंख और कान के रोग। तीसरा, सिरावेधन, वेनिसेक्शन। इसमें नस को काटकर रक्त निकाला जाता है। यह आधुनिक फ्लेबोटमी की तरह है। अत्यधिक दूषित रक्त या पूरे शरीर में फैले रक्त दोष के लिए किया जाता है। प्रक्रिया, रोगी को आरामदायक अवस्था में बैठाना, नस को बांधकर उभार लाना, नस को बांझ सुई या उपकरण से चीरना, आवश्यक मात्रा में रक्त निकालना, घाव को बांधकर रोगी को आराम देना। उपयोग, उच्च रक्तदाब, पूरे शरीर में रक्त दोष, गंभीर त्वचा रोग और रक्त विकार। प्रत्येक विधि के विशेष लाभ। श्रृंग विधि, स्थानीय सूजन और फोड़े में तुरंत लाभ। जलौका विधि, कोमल, सुरक्षित, विशेषकर बच्चों और कमजोर रोगियों में। सिरावेधन, तीव्र और व्यापक रक्त दोष में प्रभावी। सारांश, अब तक हमने जाना रक्त मोक्षण की 3 प्रमुख विधियां, श्रृंग, जलौका और सिरावेधन की प्रक्रिया, प्रत्येक विधि के विशेष लाभ और उपयोग। आगे हम विस्तार से जानेंगे रक्त मोक्षण के बाद की देखभाल, आहार विहार, दीर्घकालिक लाभ और सावधानियां। रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग थेरेपी, बाद की देखभाल और लाभ। रक्त मोक्षण के बाद की देखभाल, पश्चात कर्मा ऑफ रक्त मोक्षणम। रक्त मोक्षण के बाद रोगी का शरीर और रक्त प्रवाह संवेदनशील हो जाता है, इसलिए उचित देखभाल और आहार का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। एक आहार नियम, डाइटरी केयर। रक्त मोक्षण के तुरंत बाद रोगी को हल्का और सुपाच्य आहार, खिचड़ी, मूंग दाल का सूप, दलिया, घृत युक्त भोजन, ठंडी चीजें, खट्टा, नमकीन और तैलीय भोजन से बचना, खूब गुनगुना पानी पीना। 2 जीवन शैली नियम, लाइफस्टाइल केयर। प्रक्रिया के तुरंत बाद आराम करना, भारी व्यायाम, दौड़ या परिश्रम से बचना, धूप, धूल और ठंडी हवा से बचाना। 1 से 2 दिन तक संयमित आहार विहार। 3 मानसिक देखभाल, मेंटल केयर। रोगी को सकारात्मक वातावरण देना, ध्यान, शांति और आराम पर जोर, अत्यधिक भावनात्मक तनाव या क्रोध से बचना। रक्त मोक्षण के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ रक्त मोक्षण। रक्त शुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। दूषित रक्त बाहर निकलने से शरीर हल्का और स्वस्थ। त्वचा रोगों में लाभ, फोड़े, दाद, कुष्ठ, खुजली, सोराइसिस, एलर्जी और त्वचा पर चकत्ते समाप्त। पित्त दोष का शमन, उच्च रक्तदाब, चक्कर, सिर भारीपन में राहत। सूजन और दर्द में लाभ, जोड़ों की सूजन, गाउट, साइटिका में उपयोगी। आंख और कान के रोगों में, जलौका विधि से आंखों और कान की कई समस्याएं सुधरती हैं। रक्त मोक्षण कब नहीं करना चाहिए? कॉन्ट्राइंडिकेशंस, बहुत कमजोर या एनेमिक रोगी, गर्भवती स्त्रियां, वृद्ध और छोटे बच्चे, हृदय रोग और अत्यधिक रक्त अल्पता वाले रोगी। सारांश, अब तक हमने जाना रक्त मोक्षण की तैयारी और सही समय,
श्रृंग, जलोका और सिरावेदन की प्रक्रिया, रक्त मोक्षण के बाद की देखभाल और लाभ, किन रोगियों में इसे नहीं करना चाहिए। इस प्रकार रक्त मोक्षण पंचकर्म की 5वीं और अंतिम प्रक्रिया है। यह रक्त और पित्त दोष को शुद्ध कर पूरे शरीर को नई ऊर्जा देता है। आगे हम शुरू करेंगे पंचकर्म का समग्र महत्व और लाभ, 5 कर्मों का सार, स्वस्थ और रोगी दोनों के लिए उपयोगिता, आधुनिक जीवन शैली में इसका महत्व। पंचकर्म का समग्र महत्व और लाभ। पंचकर्म का सार यानी एसेंस ऑफ पंचकर्म। अब तक हमने पंचकर्म की 5 मुख्य प्रक्रियाएं विस्तार से देखीं: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। इन 5 का उद्देश्य है दोषों का शोधन यानी डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर और मन का संतुलन, रोगों की जड़ से चिकित्सा, स्वास्थ्य का संरक्षण। पंचकर्म का विशेष महत्व: शरीर का शोधन यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी, आम और दोष बाहर निकलते हैं, पाचन और चयापचय सुधरते हैं, मन और तंत्रिका तंत्र का संतुलन यानी माइंड बॉडी बैलेंस, तनाव, चिंता और अनिद्रा दूर होती है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, मौसमी बीमारियों से बचाव, दीर्घ आयु और पुनर्जनन यानी लॉन्जेविटी एंड रिजुविनेशन, बुढ़ापे की गति धीमी होती है, शरीर ऊर्जावान और युवा बना रहता है। पंचकर्म स्वस्थ व्यक्ति के लिए, केवल रोगियों के लिए ही नहीं बल्कि स्वस्थ व्यक्ति भी पंचकर्म से लाभान्वित हो सकता है। वर्ष में एक बार पंचकर्म करना शरीर की शुद्धि और दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ है। ये डाउट प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह काम करता है। पंचकर्म रोगियों के लिए, पुराने और जटिल रोगों में भी लाभ, जैसे गठिया, मधुमेह, मोटापा, एलर्जी, त्वचा रोग, मानसिक रोग, पाचन तंत्र के विकार, दवाओं के प्रभाव को भी बढ़ाता है। आधुनिक चिकित्सा में पंचकर्म का स्थान। आज की टॉक्सिक लाइफस्टाइल यानी जंक फूड, तनाव, प्रदूषण से शरीर में अनेक बीमारियां जन्म ले रही हैं। आधुनिक दवाएं केवल लक्षण दबाती हैं, लेकिन पंचकर्म जड़ से दोषों को बाहर निकालता है। यही कारण है कि डिटॉक्स थेरेपी के रूप में पंचकर्म विश्व भर में लोकप्रिय हो रहा है। सारांश। अब तक हमने जाना पंचकर्म का समग्र महत्व, स्वस्थ और रोगी दोनों के लिए लाभ, आधुनिक जीवन शैली में पंचकर्म की आवश्यकता। आगे हम विस्तार से देखेंगे पंचकर्म के दीर्घकालिक लाभ, किन किन रोगों में ये विशेष प्रभावी है, विश्व स्तर पर पंचकर्म की लोकप्रियता, पंचकर्म के दीर्घकालिक लाभ और वैश्विक महत्व। पंचकर्म के दीर्घकालिक लाभ, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ पंचकर्मा। पंचकर्म केवल अस्थायी राहत देने वाली चिकित्सा नहीं है, ये जीवन शैली, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को दीर्घकालिक रूप से प्रभावित करता है। 1. दोषों का संतुलन, बैलेंसिंग दोषाज, वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। ये संतुलन दीर्घकालिक स्वास्थ्य और रोग मुक्ति का मूल है। 2. पाचन शक्ति में वृद्धि, इंप्रूव डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। अग्नि प्रबल होती है, भोजन पूरी तरह पचता है, आम यानी टॉक्सिन्स नहीं बनते। मोटापा, अपच और कब्ज से दीर्घकालिक मुक्ति। 3. मानसिक शांति, मेंटल स्टेबिलिटी, चिंता, तनाव और अनिद्रा से दीर्घकालिक राहत, ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि, सकारात्मक मानसिकता का विकास। 4. दीर्घायु और सौंदर्य, लॉन्जेविटी एंड नेचुरल ब्यूटी, समय से पहले बूढ़े होने की प्रक्रिया धीमी होती है। त्वचा में निखार, बालों में मजबूती और आंखों में चमक, शरीर स्वाभाविक रूप से ऊर्जावान रहता है। किन रोगों में पंचकर्म विशेष प्रभावी है? अस्थि रोग, गठिया, जोड़ों का दर्द, गाउट, चर्म रोग, एलर्जी, दाद, कुष्ठ, सोरायसिस, मानसिक रोग, डिप्रेशन, अनिद्रा, तनाव, मेटाबॉलिक रोग, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पाचन विकार, कब्ज, एसिडिटी, अजीर्ण, नाड़ी विकार, साइटिका, लकवा, मिर्गी। वैश्विक स्तर पर पंचकर्म की लोकप्रियता। आज पंचकर्मा = आयुर्वेदिक डिटॉक्स के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व में पंचकर्मा रिट्रीट्स चल रहे हैं। विदेशी लोग पंचकर्म को सिर्फ चिकित्सा नहीं बल्कि स्पिरिचुअल और होलिस्टिक थेरेपी मानते हैं। योग और ध्यान की तरह पंचकर्म भी ग्लोबल वेलनेस मूवमेंट का हिस्सा बन चुका है। सारांश।
अब तक हमने समझा पंचकर्म के दीर्घकालिक लाभ, किन रोगों में इसका विशेष प्रभाव, विश्व स्तर पर इसकी बढ़ती लोकप्रियता। आगे हम देखेंगे पंचकर्म के वैज्ञानिक प्रमाण और आधुनिक शोध, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की राय, भविष्य में पंचकर्म की भूमिका। पंचकर्म का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक शोध। पंचकर्म और विज्ञान। पंचकर्मा एंड मॉडर्न साइंस। आयुर्वेद हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है, लेकिन आधुनिक विज्ञान भी अब पंचकर्म के प्रभावों को समझने और प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन का वैज्ञानिक आधार। आधुनिक लैब टेस्ट से प्रमाण मिला है कि पंचकर्म से शरीर में जमा हैवी मेटल्स, सीसा, पारा और आर्सेनिक कम हो जाते हैं। रक्त और मूत्र की जांच में विषैले रसायनों की मात्रा घटती है। पाचन और मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव। पंचकर्म के बाद पाचन एंजाइम्स और चयापचय प्रक्रिया में सुधार देखा गया। मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के रोगियों में बेहतर परिणाम मिले। हार्मोन और तंत्रिका तंत्र पर असर। पंचकर्म से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है। नींद की गुणवत्ता और मानसिक स्थिरता में सुधार। डिप्रेशन और एंजाइटी के मामलों में सकारात्मक बदलाव। पंचकर्म पर आधुनिक शोध। मॉडर्न रिसर्च ऑन पंचकर्मा। अमेरिका और यूरोप में क्लिनिकल ट्रायल्स। पंचकर्मा प्रोग्राम्स ने रक्त शुद्धि और प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि साबित की। भारत के एम्स और आयुर्वेद संस्थानों के अध्ययन। बस्ती और विरेचन से गठिया और मधुमेह में उल्लेखनीय सुधार। साइकोलॉजिकल रिसर्च। पंचकर्म के बाद तनाव स्तर घटा और रोगियों के क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई। वैज्ञानिकों और चिकित्सकों की राय। आधुनिक डॉक्टर मानते हैं कि पंचकर्म एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में बेहद उपयोगी है। ये एलोपैथी की दवाओं को प्रतिस्थापित नहीं करता, लेकिन उनके प्रभाव को बढ़ाता है और साइड इफेक्ट्स को कम करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी आयुर्वेद और पंचकर्म को ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में मान्यता दी है। भविष्य में पंचकर्म की भूमिका। आने वाले वर्षों में इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर, आयुर्वेद प्लस आधुनिक चिकित्सा का मॉडल विकसित होगा। प्रिवेंटिव मेडिसिन और वेलनेस प्रोग्राम्स में पंचकर्म मुख्य भूमिका निभाएगा। विश्व स्तर पर डिटॉक्सिफिकेशन और नेचुरल हीलिंग के लिए पंचकर्म अग्रणी उपचार बन जाएगा। सारांश। अब तक हमने जाना पंचकर्म का वैज्ञानिक आधार, आधुनिक शोध और क्लिनिकल प्रमाण, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की राय, भविष्य में पंचकर्म की संभावनाएं। पंचकर्म का निष्कर्ष और समापन। पंचकर्म का पुनरावलोकन। रिकैप ऑफ पंचकर्मा। अब तक इस विस्तृत वीडियो में हमने जाना वमन, थेराप्यूटिक MSS, कफ दोष की शुद्धि और श्वसन संबंधी रोगों में लाभ। विरेचन, थेराप्यूटिक पर्गेशन, पित्त दोष का शमन और यकृत आंत्र विकारों में उपयोगी। बस्ती, थेराप्यूटिक एनीमा, वात दोष की प्रधान चिकित्सा और गठिया नसों के रोगों में लाभ। नस्य, नेजल थेरेपी, सिर और गले के रोगों की श्रेष्ठ चिकित्सा। रक्त मोक्षण, ब्लडलेटिंग थेरेपी, दूषित रक्त का शोधन और त्वचा रक्त रोगों में राहत। इन पांचों प्रक्रियाओं का उद्देश्य है दोषों का शमन, शरीर मन की शुद्धि, रोगों की जड़ से चिकित्सा और रोग प्रतिरोधक क्षमता और दीर्घायु की प्राप्ति। पंचकर्म, आधुनिक जीवन शैली के लिए संदेश। आज की भागदौड़, तनाव और प्रदूषण भरी जिंदगी में पंचकर्म केवल चिकित्सा नहीं, बल्कि जीवन जीने की पद्धति है। ये हमें सिखाता है कि शरीर को केवल लक्षणों की दवा से नहीं, बल्कि शुद्धि और संतुलन से स्वस्थ रखा जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी पंचकर्म वार्षिक डिटॉक्स प्रोग्राम की तरह है और रोगियों के लिए यह समग्र उपचार पद्धति है। आप सुन रहे थे हमारी विशेष प्रस्तुति पंचकर्म, आयुर्वेद की अद्भुत चिकित्सा पद्धति। यदि आपको ये विस्तृत डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो पसंद आई हो, तो ऑडियो बुक्स अनप्लग्ड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो और स्वास्थ्य से जुड़े अनमोल विचार। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और नई यात्रा पर। तब तक बने रहिए स्वस्थ, जागरूक और प्रेरित। धन्यवाद।